दिल्ली और ऋषिकेश के समय जो क्रैश कोर्स करवाए थे, दे आर ऑल्सो वेरी यूजफुल फॉर दिस एग्ज़ाम, क्योंकि जो भी लेक्चर्स मैं पढ़ाता हूँ कोई एक एग्ज़ाम को सेंटर करके नहीं पढ़ाया जाता है। ये लेक्चर्स आने वाले फ्यूचर के जितने भी एग्ज़ाम्स हैं वो सारे एग्ज़ाम्स के लिए बहुत यूनिक हैं, और उन्हीं कम से कम 5 साल बाद का सोच करके इन लेक्चर्स को तैयार किया गया है दोस्तों। तो आप बिल्कुल भी भ्रमित ना हो, टेंशन ना लें, ये सारे लेक्चर्स बड़े अल्टीमेट हैं। ओके, थैंक यू सो मच। चलिए लेक्चर शुरू करते हैं। टोटल इन्फॉर्मेशन, जो भी आपके डाउट्स थे, इन्फॉर्मेशन थी, वो मैंने अभी आपको ये 10 मिनट के रिव्यू के अंदर आपको बता दिया। 7 मिनट के रिव्यू में मैंने आपको बता दिया है कैसे करना है, क्या करना है। और मैं चाहता हूँ दोस्तों कि आप सब अपने पेरेंट्स के ड्रीम्स को पूरा करें, ये मेरी विशेष रहेगी आप सबके साथ। और मैं हमेशा नर्सिंग प्रोफेशन के साथ रहा हूँ, नर्सिंग प्रोफेशन के लिए मैंने बहुत वर्क किया है और हमेशा करता रहूँगा। तो मैं आप सबसे चाहता हूँ कि आप सबके अंदर भी इस तरह की भावनाएं होनी चाहिए, फीलिंग्स होनी चाहिए। क्लियर है? तो जानिएगा, सबसे पहले मैं हमेशा की तरह आपको एक रिव्यू देता हूँ पहले शॉर्ट में कि ऑन्कोलॉजी से हम लोगों को क्या क्या पूछा जा सकता है। तो दोस्तों सबसे पहली बात है, 2 तरह के ट्यूमर्स होते हैं, बेनाइन ट्यूमर और मैलिग्नेंट ट्यूमर। बेनाइन ट्यूमर जो होते हैं दे आर नॉन इन्वेसिव ट्यूमर्स, ये नॉन इन्वेसिव ट्यूमर्स होते हैं, सबसे फर्स्ट बात याद रखिएगा। और जबकि मैलिग्नेंट ट्यूमर्स जो होते हैं वो इन्वेसिव होते हैं। इन्वेसिव होना यानी कि इनका मेटास्टेसिस होता है या फिर स्प्रेडिंग इनका होता है। अब मेटास्टेसिस या स्प्रेडिंग करते हैं, इसलिए बहुत ही तेज गति से स्पीडली ये बॉडी के अदर ऑर्गन्स को भी इन्वॉल्व कर लेते हैं और बॉडी को काफ़ी नुकसान पहुंचाते हैं। तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं फ्रेंड्स कि ये ट्यूमर्स जो होते हैं बॉडी के लिए हार्मफुल होते हैं, और जबकि ये जो ट्यूमर्स होते हैं बॉडी के लिए हार्मफुल नहीं होते हैं। इसलिए इन ट्यूमर्स को इनोसेंट ट्यूमर्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इनोसेंट ट्यूमर। एक और क्वेश्चन बनता है दोस्तों प्लियोमॉर्फिज्म का। तो प्लियोमॉर्फिज्म में जब न्यूक्लियर साइटोप्लाज्मिक रेशो आप देखोगे तो न्यूक्लियर साइटोप्लाज्मिक रेशो बेनाइन ट्यूमर्स का जो होता है वो होता है फ्रेंड्स 1:4 या फिर 1:6। जबकि जो मैलिग्नेंट ट्यूमर्स होते हैं ना, मैलिग्नेंट ट्यूमर्स के अंदर न्यूक्लियर साइटोप्लाज्मिक रेशो जो होता है फ्रेंड्स वो 1:1 हो जाता है। कितना हो जाता है? 1:1। बात को ध्यान से समझते जाना और सीखते जाना। नैन्सी, मनीष, थैंक यू सो मच डियर फ्रेंड्स, बहुत ही अच्छा। यानी कि सिंपली दोस्तों नेक्स्ट यदि मैं बात करूं तो जो बेनाइन ट्यूमर्स होते हैं इनमें कोई सेकेंडरी डिस्चार्ज नहीं होते हैं। तो यदि अगर नेक्स्ट डिफरेंस की बात करें तो क्या बोल सकते हैं हम कि साहब सेकेंडरी डिस्चार्ज में क्या क्या हो सकता है? हो सकता है सेल्स में से पस रिलीज हो या फिर ब्लीड रिलीज हो। तो यदि अगर बेनाइन ट्यूमर है किसी को तो ब्लीड या पस का सिक्रेशन ट्यूमर्स में से नहीं होता है, जबकि इधर होता है। अंडरस्टैंड? ये भी मेजर डिफरेंस है। नेक्स्ट डिफरेंस की बात करते हैं तो बेनाइन का रीअक्रेंस नहीं होता है। ओके, एक बार यदि बॉडी से इनको रिमूव कर दिया जाए तो रीअक्रेंस नहीं है, लेकिन मैलिग्नेंट ट्यूमर्स का रीअक्रेंस भी होता है। यानी कि एक बार भी अगर इनको क्योर कर दिया गया तो फिर से ये फ्यूचर में हो जाएंगे। ऐसा कुछ नहीं है कि एक बार क्योर करने के बाद नहीं होंगे, डेफिनेटली रीअक्रेंस होता है। तो ये मेजर डिफरेंस है। क्लियर है? न्यूक्लियर साइटोप्लाज्म रेशो आपको पता है, प्लियोमॉर्फिज्म इनके अंदर नहीं होता है, इसमें होता है प्लियोमॉर्फिज्म। प्लियोमॉर्फिज्म का मीन्स क्या होता है? वेरिएशन इन द शेप ऑफ द सेल। तो सेल्स की शेप में वेरिएशंस नहीं होते हैं, इनमें वेरिएशंस होते हैं, यानी मैलिग्नेंट सेल्स जो होती हैं वो डिफरेंट हो जाती है, यानी प्लियोमॉर्फिज्म इनके अंदर पाया जाता है। क्लियर है दोस्तों? यदि अगर आप इनका स्टैनिंग करोगे इन ट्यूमर्स का, तो जब बेनाइन ट्यूमर को स्टैनिंग किया जाता है ना तो ये ट्यूमर्स नॉर्मोक्रोमिक होते हैं। कैसे होते हैं? नॉर्मोक्रोमिक। जबकि ये हाइपरक्रोमिक ट्यूमर्स हो जाते हैं। कैसे हो जाते हैं? हाइपरक्रोमिक ट्यूमर्स हो जाते हैं मैलिग्नेंट। क्लियर हो गया है? तो ये जो क्वेश्चन हैं ये आ सकते हैं, बहुत ज़्यादा बेसिक क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे अंकों के, अगर आते हैं तो। ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन अंकों से बनते ही नहीं है। अंडरस्टैंड? तो चलिएगा नेक्स्ट बात करता हूँ 7 वार्निंग साइन ऑफ कैंसर। फ्रेंड्स वार्निंग साइन ऑफ कैंसर की बात करते हैं तो 7 वार्निंग साइन को याद रखने के लिए आपको एक वर्ड याद रखना होता है, कॉशन। क्या याद रखना होता है? कॉशन। और कॉशन में 7 लेटर्स हैं और हर लेटर का एक अपना मीनिंग है। सबसे पहला है सी। सी का मीन्स होता है चेंज। चेंज।
इन बॉवेल एंड ब्लैडर हैबिट्स। फ्रेंड्स, जिसको भी कैंसर हो जाता है तो बॉवेल या ब्लैडर हैबिट्स में कुछ ना कुछ वेरिएशंस या एबनॉर्मलिटीज़ हमें फाइंड आउट होगा। और ब्लैडर या बॉवेल का एबनॉर्मलिटी यदि किसी भी पेशेंट के अंदर फाइंड आउट हो रहा है तो इट मे बी पॉसिबली अ कैंसर, ये कैंसर हो सकता है। ऐसा हम नहीं कह सकते कि ये कैंसर ही है, बट इट मे बी पॉसिबली द कैंसर बिकॉज इज ऑल्सो अ वार्निंग साइन ऑफ द कैंसर। नंबर सेकेंड थिंग इज दैट सेकेंड लेटर ए, और ए का मीन्स होता है दोस्तों, सिंपली हम कहते हैं कि ए का मीन्स क्या होता है। दो बातें हैं, यदि अगर आप में से कोई जानता है तो प्लीज यू कैन से टू मी दैट व्हाट द लेटर ए रिप्रेजेंट दैट। तो ए लेटर क्या रिप्रेजेंट करता है, क्या आप में से कोई भी बता सकता है? वेरी गुड, शाबाश। यदि बॉडी के अंदर कहीं पर भी ऐसा कोई सौर है, छाला जिसको हिंदी में कहते हैं, जो ठीक नहीं हो रहा है, हील नहीं हो रहा है, तो दैट इज ऑल्सो इंडिकेटिंग द कैंसर। तो ए फॉर अ sore that does not heal, that does not heal, ऐसा कोई सौर जो हील नहीं हो रहा हो, that is also the warning sign of the cancer। दोस्तों, what you means by the U, can anyone tell me that? U का मीन्स क्या होता है? तो आइए समझते हैं U का मीन्स क्या होता है। अनयूजुअल डिस्चार्ज और ब्लीडिंग। ज़्यादातर फीमेल्स हैं, फीमेल्स के अंदर यदि अगर ब्रेस्ट में से कुछ अनयूजुअली डिस्चार्जेस आ रहे हैं तो दैट मी ऑल्सो इंडिकेटिंग द कैंसर, या फिर वेजाइनल डिस्चार्ज अनयूजुअल डिस्चार्जेस हो रहे हैं, या फिर रेक्टली भी अनयूजुअल डिस्चार्जेस हो रहे हैं, तो दे मे ऑल्सो बी इंडिकेटिंग द कैंसर। तो व्हाट यू मीन्स बाय द यू, अनयूजुअल ब्लीडिंग, या फिर बात करें तो डिस्चार्ज। ओके गाइस, याद रखिए एक क्वेश्चन यहां से श्योर आपसे पूछा जा सकता है एम्स के अंदर। नेक्स्ट देखिएगा T4, ये T जो लेटर है ये फीमेल्स को कैंसर को रिप्रेजेंट करता है, और सिंपली इसका मीन्स होता है थिकनिंग या लंप, या फिर लंप इन ब्रेस्ट। ब्रेस्ट के अंदर कोई थिकनिंग का प्रेजेंट होना या कोई लंप का प्रेजेंट होना, दैट इज ऑल्सो इंडिकेटिंग द कैंसर। फ्रेंड्स, आई मीन्स होता है इंडाइजेशन। क्या होता है? इंडाइजेशन। अंडरस्टैंड गाइस? देन फाइनली ओ मीन्स होता है ऑब्वियस चेंज। ऑब्वियस चेंजेस, ऐसा कोई भी बॉडी के अंदर वार्ट या मॉल है और उसके अंदर कोई ऑब्वियस चेंजेस, एबनॉर्मल चेंजेस नजर आते हैं, तो दैट मीन्स ऑल्सो बी द कैंसर। क्लियर है? और फाइनली एन का मीन्स होता है दोस्तों नैगिंग। क्या होता है? नैगिंग। नैगिंग मीन्स कंटिन्यूसली हॉर्सनेस। नैगिंग, हॉर्सनेस एंड कफ। कंटिन्यूसली किसी को कफ एंड हॉर्सनेस, दैट इज ऑल्सो इंडिकेटिंग द कैंसर। तो यू शुड टू कीप लर्न अबाउट द 7 वार्निंग साइन ऑफ द कैंसर। अंडरस्टैंड? नेक्स्ट टॉपिक देखिएगा, रूट्स ऑफ मेटास्टेसिस। फ्रेंड्स, कैंसर के स्प्रेडिंग करने को कहा जाता है मेटास्टेसिस, और ज़्यादातर मेटास्टेसिस जो प्रेजेंट होता है मोस्टली वो केवल मात्र मैलिग्नेंट ट्यूमर्स के अंदर ही होता है। तो मैलिग्नेंट ट्यूमर्स का अपनी वन लोकेशन से किसी अदर लोकेशन तक स्प्रेड करना उसका मेटास्टेसिस कहलाता है, और ये होता है मैलिग्नेंट कैंसर्स के अंदर। दोस्तों, मैलिग्नेंट कैंसर्स बहुत जल्दी अपने सराउंडिंग टिश्यूज के अंदर इन्वेजन कर जाते हैं, और डिस्टेंट लोकेशंस पे भी ये जो ट्यूमर्स होते हैं ये स्प्रेड करके और वहाँ भी कैंसर प्रोड्यूस कर देते हैं, और मैलिग्नेंट ट्यूमर्स का वन लोकेशन टू अदर लोकेशन स्प्रेडिंग, दिस इज नॉन एज द मेटास्टेसिस। अंडरस्टैंड? तो फ्रेंड्स, वी वांट टू नो अबाउट दैट
how they metastasize from one location to another. So there are three ways in the body to metastasize the malignant tumors. First, they can metastasis by using the lymphatic route या lymphatic channels. Second, they can metastasize by using the blood-borne. The second type of metastasis may be blood-borne, and third type of metastasis that may be the local या फिर direct. Understand guys? तो फ्रेंड्स सबसे पहली बात करता हूं लिम्फेटिक. यदि एग्जामिनर क्वेश्चन करता है कि मोस्ट अर्लीस्ट रूट ऑफ मेटास्टेसिस, तो हम क्या आंसर करेंगे? लिम्फेटिक. यदि क्वेश्चन करता है कि मोस्ट कॉमन रूट ऑफ मेटास्टेसिस, तो हम क्या आंसर करेंगे? ब्लड बॉर्न. तो ये दोनों क्वेश्चंस जो हैं बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और ये क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं मेटास्टेसिस से रिलेटेड. कौन से ट्यूमर्स में प्रेजेंट होता है? तो मैलिग्नेंट ट्यूमर्स में होता है. स्प्रेडिंग को क्या कहा जाता है? तो मेटास्टेसिस कहा जाता है. क्लियर है? नेक्स्ट देखिएगा. अच्छा, एक क्वेश्चन मैं आप सबसे पूछना चाहता हूं, विच कैंसर इज वैक्सीन प्रिवेंटेबल कैंसर? इनमें से कौन सा वैक्सीन प्रिवेंटेबल कैंसर है? बैंडेज वाले टॉपिक में आपने लिखा रखा है कि प्रीवियस को 1/3 कवर करना है, फिर 2-3 स्लाइड के बाद में सर लिख रखा है कि प्रीवियस को 2/3 कवर करना है. आई डोंट नो क्या पूछ रहे हो आप. वैक्सीन प्रिवेंटेबल कैंसर कौन सा है? वैक्सीन प्रिवेंटेबल कैंसर है दोस्तों सर्वाइकल कैंसर. और अच्छा, फिर वैक्सीन का नाम भी बता दीजिए आप, कौन सा वैक्सीन अवेलेबल है? और ये क्वेश्चन मुझे लग रहा है ना बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है, ये नया क्वेश्चन है, आ सकता है. अच्छा, कौन सा वैक्सीन अवेलेबल है? तो याद रखिए दोस्तों, HPV यानी ह्यूमन पैपिलोमा वायरस की वजह से जो कैंसर्स हो सकते हैं, और सर्वाइकल कैंसर इसकी वजह से होता है, और इसके लिए अब वैक्सीन जनरेट कर लिया गया है. और हम यदि अगर आपसे एक जनरल डाटा बोलें, तो जिसको HPV इन्फेक्शन हो जाता है ना, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस इन्फेक्शन, 90% सर्वाइकल कैंसर के जो केसेस हैं दोस्तों वो HPV की वजह से होते हैं. कितने परसेंट? याद रखना, एक डाटा, एक रफली डाटा मैं बता रहा हूं आप सबको, एग्जैक्ट तो बात नहीं कर रहा, लेकिन लगभग 90% सर्वाइकल कैंसर के केसेस जो होते हैं वो HPV की वजह से होते हैं. सो कीप इन योर माइंड, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. आई होप यू अंडरस्टैंड ना. अरे भाई बोलो यस और नो. बात समझ गए क्या? नेक्स्ट देखिए. अब अगर आपसे कहा जाए कैंसर इज द सेकेंड लीडिंग कोज ऑफ डेथ ग्लोबली, यदि अगर आपसे पूछ लिया जाए दोस्तों विच इज द सेकेंड लीडिंग कोज ऑफ डेथ ग्लोबली, यदि अगर क्वेश्चन ऐसा लैंग्वेज के साथ आता है, सिंपल सी लैंग्वेज, कि विच इज द सेकेंड लीडिंग कोज ऑफ डेथ वर्ल्ड वाइड या ग्लोबली, तो आंसर क्या होगा? क्या आंसर होगा? कैंसर. क्लियर है? कैंसर सेकेंड डेथ का कारण है पूरे वर्ल्ड में. अच्छा, तो ये बताओ फर्स्ट किस वजह से पूरे वर्ल्ड में डेथ होते हैं सबसे ज्यादा? तो फर्स्ट कौन सा कॉज है जिसकी वजह से ग्लोबली सबसे ज्यादा डेथ होते हैं? फर्स्ट. अरे भाई बोलो. क्लियर? सेकेंड लीडिंग कॉज ऑफ डेथ. तो फर्स्ट लीडिंग कॉज ऑफ डेथ क्या है? याद रखिए, अगर फर्स्ट कॉज पूछा जाएगा दोस्तों, तो फर्स्ट लीडिंग कॉज ऑफ डेथ में बी द कार्डियोवैस्कुलर डिसऑर्डर्स. यदि कहा जाए फर्स्ट लीडिंग कॉज ऑफ डेथ इन वर्ल्ड वाइड, तो आंसर क्या देना है? कार्डियोवैस्कुलर डिसऑर्डर्स.
सीवियस डिसऑर्डर्स, ना एक्सीडेंट, ना टीबी, ना अदर। ओके, कार्डियोवैस्कुलर्स की वजह से वर्ल्ड वाइड सबसे ज्यादा डेथ हुआ करती है। कैंसर स्टैटिक्स की बात करता हूं, ये और थोड़ा सा कंफ्यूजन का टॉपिक है आप सबके लिए, ध्यान से देखो और कंसंट्रेट करो इधर। कैंसर स्टैटिक्स की बात करते हैं। यदि अगर फ्रेंड्स आपसे पूछा मोस्ट कॉमन कैंसर ऐसा बोला, तो याद रखना मोस्ट कॉमन कैंसर इतनी सी बात अगर बोली है तो इसका मतलब, पहली मतलब तो ये निकलती है कि हमसे ये पूछा है कि बोथ जेंडर्स में मोस्ट कॉमन कैंसर पूछा गया है। पहली बात तो हम ये समझेंगे ऑटोमेटिक। दूसरा बात हम ये समझेंगे इससे कि अब मोस्ट कॉमन कैंसर हमसे इंडिया में पूछा या फिर हमसे वर्ल्ड वाइड पूछा है। बात समझना ध्यान से भाई। मोस्ट कॉमन कैंसर, और एग्जामिनर ने ये लिखकर नहीं दिया कि मेल में या फीमेल में, ऐसा नहीं बोला, तो याद रखना बोथ जेंडर्स हमसे पूछा जा रहा है। और यदि अगर फ्रेंड्स मोस्ट कॉमन कैंसर पूछ लिया जाए तो क्या जवाब आप लोग देंगे? वेरी गुड, लंग्स कैंसर आंसर आ रहा है ज़्यादातर का। यदि मोस्ट कॉमन कैंसर पूछा है, इंडिया में पूछेंगे तो क्या आंसर देंगे, और यदि अगर वर्ल्ड वाइड पूछेंगे तो क्या आंसर देंगे? दोस्तों याद रखना, इंडिया में बोथ जेंडर्स के अंदर मोस्ट कॉमन कैंसर होता है ओरल कैंसर। कौन सा? ओरल कैंसर। लेकिन यदि याद रहिएगा, ओरल कैंसर यदि ऑप्शन में नहीं होगा तो फिर इंडिया के अंदर सबसे ज्यादा कैंसर होता है ब्रेस्ट कैंसर। कौन सा? ब्रेस्ट कैंसर। क्लियर है? यदि वर्ल्ड वाइड आपसे कहा जाए तो वर्ल्ड वाइड सबसे ज्यादा जो कैंसर होता है फ्रेंड्स वो होता है लंग्स कैंसर। ठीक है, तो जवाब को बड़े ध्यान से आप लोग समझना और सीखना, क्वेश्चन की लैंग्वेज को पकड़ना, तभी जाके सही आंसर जाएगा। यदि कहा जाए ओनली मोस्ट कॉमन कैंसर, तो याद रखना मोस्ट कॉमन कैंसर हमसे क्या पूछा है? पहली बात तो बहुत जेंडर्स के लिए पूछा है, और दूसरा वर्ल्ड वाइड पूछा है। यदि अगर वो स्पेशली लिख करके दे आपको मोस्ट कॉमन कैंसर इन इंडिया, तो फिर आंसर होगा ओरल कैविटी, या फिर ओरल कैविटी ऑप्शन में नहीं है तो फिर सेकंड चॉइस आंसर होगा ब्रेस्ट। क्लियर हो गया है? अब देखो दोस्तों, ये कंफ्यूजनल बात है। ओरल कैविटी में भी सबसे ज्यादा जो कैंसर होता है माउथ का, वो लिप कैंसर होता है। कौन सा? लिप का। अब कई एग्जामिनर इसको ब्रेस्ट को सही मानते हैं। यार ये शंकर लाल को थोड़ा सा कंट्रोल करो यार, ये क्या दिमाग खा रहा है, कुछ भी पोस्ट किया जा रहा है। आई डोंट नो, मुझे नहीं पता ये क्या पूछ रहा है। राइट, मुझे इसकी लैंग्वेज भी समझ में नहीं आ रही कि क्या कह रहा है ये। राइट, बहुत डिस्टर्ब कर रहा है। ओरल कैंसर या ब्रेस्ट कैंसर, क्लियर है? दूसरा, यदि हमसे कहा जाए दोस्तों मोस्ट कॉमन कैंसर यदि पूछा जाए इन मेल, मोस्ट कॉमन कैंसर इन मेल, मेल में मोस्ट कॉमन कैंसर यदि मेल में पूछा जाए, अब दो ऑप्शन होंगे, दो आंसर होंगे। वापस से हम समझेंगे कि साहब इंडिया में पूछा या फिर हमसे वर्ल्ड में पूछा। यदि अगर मेल में इंडिया के अंदर पूछा जाए तो लिप कैंसर या ओरल कैविटी का कैंसर आंसर होगा, और यदि वर्ल्ड वाइड पूछा जाए तो आंसर होगा दोस्तों लंग्स वाला। यानी सेम आंसर होंगे दोनों, देख लीजिएगा ध्यान से, लिप या ओरल कैविटी और लंग्स। क्लियर है? लेकिन यदि अगर विमेंस के अंदर पूछा जाए कि मोस्ट कॉमन कैंसर इन वुमेन्स में पूछा जाए दोस्तों, तो चाहे इंडिया हो या फिर हो वर्ल्ड, दोनों केसेस में आंसर होगा ब्रेस्ट। ठीक है ना? ये पूरा स्टडी करके और मैंने एक स्टैटिक्स बना के आप सबको शेयर किया है। क्लियर है? पूरी स्टैटिक्स के साथ, यानी पूरा स्टडी करके कि आप सबको कंफ्यूजन 0 लेवल से खत्म किया जा सके, पूरा कंफ्यूजन नष्ट। क्लियर है? अरे भाई बोलो। अब याद रखना,
यदि कहा जाए मोस्ट कॉमन कैंसर रिलेटेड डेथ, तो मोस्ट कॉमन कैंसर रिलेटेड डेथ यदि पूछ लें तो इंडिया में कैंसर रिलेटेड डेथ का आंसर क्या दोगे आप? कैंसर रिलेटेड डेथ, कैंसर रिलेटेड डेथ, कैंसर रिलेटेड डेथ में क्या आंसर करोगे इंडिया में और वर्ल्ड में? कैंसर रिलेटेड डेथ का आंसर करना है दोस्तों ब्रेस्ट कैंसर। ठीक है, चाहे इंडिया पूछे या वर्ल्ड पूछे, कैंसर रिलेटेड डेथ का आंसर करना है ब्रेस्ट कैंसर। क्लियर है? ओके। अब देखो, अगर वैसे मैंने पूरा ही स्टडी करके ये सारा मटेरियल आपको बताया है, लेकिन ये सारे जो टॉपिक्स हैं, मैं पहले कह दूं आपको, कंट्रोवर्शियल है। अगर कहीं एग्जाम में फंस जाए क्वेश्चन और आपका एग्जामिनर गलत कर दे तो मुझे दोष मत देना, बाकी मैंने अपनी पूरी जी जान लगा के आप सबको बताया है पूरी तरह से स्टडी करके। लेकिन कई बार क्या होता है, एग्जामिनर जो होते हैं भाई, उनकी मेंटेलिटी को कुछ नहीं कहा जा सकता है, क्या चाहते हैं क्या नहीं चाहते, कौन किस तरह की बुक पढ़ रहा है, क्या पढ़ रहा है क्या नहीं पढ़ रहा है। कभी कभी वो लोग जो है ना उल्टा पुल्टा कर देते हैं, लेकिन मैंने जो आइडिया दिया है उससे कम से कम आपको शांति आ जाएगी कि हाँ, अगर इस तरह के क्वेश्चन आ गए तो हम अटेम्प्ट कर लेंगे। बाकी सही माना जाएगा या गलत माना जाएगा ये आपकी किस्मत है, बिकॉज दीज आर वेरी कंट्रोवर्शियल टॉपिक्स। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट देखिएगा। अब एक क्वेश्चन पूछूंगा आपसे, गोल ऑफ ट्रीटमेंट ऑफ कीमोथेरेपी। यदि कहा जाए कीमोथेरेपी का गोल ऑफ ट्रीटमेंट क्या होता है, यदि ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो याद रखिए गोल ऑफ ट्रीटमेंट पूछा जा रहा है आपसे। गोल ऑफ ट्रीटमेंट फॉर कीमो का गोल ऑफ ट्रीटमेंट क्या होता है? जवाब आप लोगों को देना है। बोलो भाई, क्या जवाब होगा? मोस्ट कॉमन गोल ऑफ ट्रीटमेंट ऑफ कीमो। तो याद रखिएगा, कीमोथेरेपी का मोस्ट कॉमन गोल ऑफ ट्रीटमेंट होता है डिक्रीज साइज ऑफ ट्यूमर। ट्यूमर की साइज को डिक्रीज करना, ट्यूमर की साइज को डिक्रीज करना, या फिर डिक्रीज नंबर ऑफ कैंसर सेल, नंबर ऑफ कैंसर सेल, यह हमारा गोल ऑफ ट्रीटमेंट होता है दोस्तों कीमो का। अब आता है टाइप ऑफ कैंसर सर्जरीज। कैंसर में कितने प्रकार की सर्जरीज होती हैं, ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये भी बड़ा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्यारे दोस्तों, सर्जरीज में यदि अगर किसी ऑर्गन का हमें डाउट है कि फ्यूचर में इस ऑर्गन के अंदर कैंसर हो सकता है और एज ए प्रिवेंटिव मेजर उस ऑर्गन को ही रिमूव कर दिया जाए, तो डाउटफुल ऑर्गन को पहले ही रिस्क फैक्टर्स के आधार पर रिमूव करना प्रोफाइलैक्टिक सर्जरी कहलाता है। दोस्तों याद रखना, कैंसर होने के बाद उसकी ग्रोस और माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर्स को रिमूव करना क्यूरेटिव सर्जरी कहलाता है। लेकिन पूरा ट्यूमर रिमूव ना करके, कंप्लीट ट्यूमर को रिमूव ना किया जाए और यदि अगर उस ट्यूमर में से नंबर ऑफ सेल्स कम कर दिए जाए ना, ध्यान से सुन रहे हो ना, अरे भाई बोलो, तो ऐसी सर्जरी को कंट्रोल सर्जरी कहते हैं। क्या कहते हैं? कंट्रोल सर्जरी। तो कंट्रोल सर्जरी में हम क्या करते हैं? डिक्रीज नंबर ऑफ सेल्स। यदि नंबर ऑफ सेल्स को कम कर दिया है आपने, एक तरह से सेल की संख्या घट गई ना, ऐसी सर्जरी जिसमें कैंसर सेल्स की संख्या
घट जाती हो, ऐसी सर्जरी को साइटोरिडक्टिव सर्जरी कहते हैं। देखो दूसरा नाम अपने आप आ गया, साइटोरिडक्टिव हो गया ना। रिडक्शन मीन्स डिक्रीज, साइटो मीन्स सेल, कैंसर सेल, तो दैट इज द साइटो रिडक्शन ऑफ द कैंसर सेल, दिस इज कंट्रोल सर्जरी। तो आपसे एग्जामिनर कई बार पूछ लेता है कि व्हाट इज द अनदर नेम ऑफ कंट्रोल सर्जरी, देन यू विल आंसर साइटो रिडक्टिव। फ्रेंड्स, इस टाइप का जो सर्जरी होता है, इस सर्जरी में कैंसर ट्यूमर को हाफ या रिमूव कर दिया जाए, तो हाफ रिमूव कर दिया जाए यानी नंबर ऑफ सेल्स घटा दिया, यानी ट्यूमर का जो बल्क है ना, बल्क मीन्स मास, इसको आपने क्या कर दिया, डिक्रीज कर दिया है। और इसीलिए कंट्रोल सर्जरी को एक और नाम से जानते हैं, और इसका दूसरा नाम होता है दोस्तों डीबल्किंग सर्जरी। क्या बोला जाएगा, debulking सर्जरी। तो वाई वी नो इट एज अ साइटोरिडक्टिव और debulking, then you will answer कि sir in this surgery we decrease number of cancer cell, so called cytoreductive, we decrease the bulk of tumor and so it is called debulking surgery। फ्रेंड्स, ऐसा सर्जरी जिसका पर्पस कैंसर का ट्रीटमेंट ना हो करके और पर्पस होता है टू इम्प्रूव क्वालिटी ऑफ लाइफ, टू इम्प्रूव क्वालिटी ऑफ लाइफ, दिस टाइप ऑफ सर्जरीज आर नोन एज पैलिएटिव सर्जरी। क्या बोलेंगे, जिसका पर्पस है क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव करना। और ये क्वेश्चन मैंने आपसे कई बार एग्जाम्स में देखा है कि क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव करने वाली सर्जरी अगर क्या आती है तो उसको पैलिएटिव कहते हैं। जैसे किसी को पेन हो रहा है और पेन के रिलीव करने के लिए, पेन को रिसॉल्व करने के लिए हमने उसका न्यूरल रिसेक्शन कर दिया, या कोई सर्जरी के द्वारा हमने नर्व एंडिंग को कट कर दिया, तो सिंपली इस तरह की न्यूरो सर्जरी जो होगी दोस्तों वो पैलिएटिव होगी। क्या होगी, पैलिएटिव। तो पैलिएटिव का पर्पस होता है व्यक्ति का क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव करना। देन आफ्टर रिकंस्ट्रक्टिव या रिहैबिलिटेशन सर्जरी कब बोलते हैं, कैंसर में यदि अगर कोई ऑर्गन कट करके रिमूव कर दिया गया था तो याद रखिए दोस्तों उस ऑर्गन का वापस से रिकंस्ट्रक्शन करना ही रिहैबिलिटेटिव सर्जरी या रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी कहलाता है। क्लियर है। तो सिंपली हम कहते हैं रिकंस्ट्रक्शन, जैसे किसी को मैस्टेक्टॉमी हो गया है, ब्रेस्ट कैंसर वाले क्लाइंट को मैस्टेक्टॉमी हो गया है और इस वजह से अब एक ब्रेस्ट नहीं है और इस वजह से वो घर से बाहर जाने में काफ़ी हेजिटेट हो रहा है, यानी उसको अनकंफर्टेबल फील हो रहा है, क्योंकि इससे क्या हुआ है, डिस्टर्ब्ड बॉडी इमेज एंड सो ही इज नॉट एबल टू कोप विद द सोसाइटी। इट मीन्स शी टोटली लॉसेस द कॉपिंग स्किल्स, उसके कॉपिंग स्किल्स लॉस हो गए हैं। तो सर्जिकली यू कैन अगेन इम्प्लांट द ब्रेस्ट या रिकंस्ट्रक्ट द आर्टिफिशियल ब्रेस्ट। दिस टाइप ऑफ सर्जरी विल कॉल्ड एज द रिकंस्ट्रक्टिव या रिहैबिलिटेटिव सर्जरी। तो दीज आर 5 type of the surgical procedures they can be doing in different kind of the conditions with the cancer patients। कैंसर पेशेंट्स के साथ हम डिफरेंट सिचुएशंस के अंदर डिफरेंट टाइप के सर्जिकल प्रोसीजर्स सजेस्ट करते हैं, पेशेंट की रिक्वायरमेंट, डिजीज़ कंडीशन को देखकर और सिचुएशन को देख करके। तो इन सर्जरी के नेम आपसे एग्जामिनर क्वेश्चन करता है। ऑल क्लियर ना, यस और नो? अरे भाई बोलो क्लियर। प्राची बेटा फिर से क्यों बतवा रहे हो आप? ऐसा करना, दोबारा बाद में लेक्चर को रिप्ले कर लेना जब लेक्चर हो जाए तो, बिकॉज सेकेंड टाइम रिपीटेशन इज वेरी टाइम कंज्यूमिंग एंड वी डोंट हैव द मोर टाइम। अंडरस्टैंड?
चाय पियोगे आप लोग? अरे भाई बोलो। नेक्स्ट देखिएगा दोस्तों, एक आता है बोन मैरो ट्रांसप्लांट से क्वेश्चन। बोन मैरो ट्रांसप्लांट यदि आता है तो क्या क्या आता है? सबसे पहले आता है टाइप, आलूजेनिक, सिंजेनिक और ऑटोलॉगस। फ्रेंड्स, बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन के लिए जब डोनर उसी के फैमिली मेंबर्स हैं, फ्रेंड हो सकता है, फैमिली मेंबर, फादर, मदर, ब्रदर, सिस्टर, वाइफ, अंडरस्टैंड? तो when the donor is sibling, when the donor, Savitri, thank you so much dear, when the sibling donates the bone marrow, this type of marrow transfusion is called allogenic. Understand? When the identical twins donate the bone marrow, this is syngenic. And when the self donate the bone marrow and again re-administer, retransfused in the same patient, this type of the bone marrow transplantation is autologous. तो अब हम जो आपसे क्वेश्चन करेंगे दोस्तों वो ये करेंगे, विच इज द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन। बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन का मोस्ट कॉमन तरीका कौन सा होता है? मोस्ट कॉमन बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन दशरथ, अरे बेटा तू बता तो सही यार, तेरे वहीं भिजवा देंगे रूम पे, सेलेक्ट हो जा बस एक बार, चाय की तेरे पूरी बाटली भिजवा देंगे। विच इज द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन? अरे भाई बोल मेरे गज्जू, बात ध्यान से सुनना। ऑटोलॉगस बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन इज द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन। तो मोस्ट कॉमन टाइप का बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन होता है दोस्तों ऑटोलॉगस। कौन सा? सेल्फ, क्योंकि ऐसी सिचुएशन में कोई किसी का साथी नहीं होता है, खुद को उसका साथी बनना पड़ता है, और जब खुद ही अपना साथी बनता है तो ऐसा ट्रांसप्लांटेशन कहलाता है दोस्तों ऑटोलॉगस। कहा जाए मोस्ट कॉमन रूट ऑफ बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन, यदि बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन का मोस्ट कॉमन रूट पूछ लिया जाए तो याद रखिएगा दोस्तों, सेंट्रल लाइन इज द मोस्ट कॉमन रूट, और सेकंड चॉइस होगा आईवी। ओके, लेकिन यदि अगर कीमो के लिए मोस्ट कॉमन रूट आता है तो मोस्ट कॉमन रूट होता है कीमो का आईवी रूट, इंट्रावीनस। मोस्ट कॉमन साइट ऑफ बोन मैरो एस्पिरेशन पूछा जाए तो बोन मैरो एस्पिरेशन का मोस्ट कॉमन साइट होता है दोस्तों इलायक क्रेस्ट। कौन सा? इलायक क्रेस्ट। ये एम्स के क्वेश्चन हो सकते हैं ऑन्कोलॉजी के। ऑन्को के इमेज बेस्ड जो मैंने पढ़ा रखा है पूरी ही लेक्चर, वो ध्यान से देख लेना आप लोग। इमेज बेस्ड क्वेश्चंस का पूरा वीडियो है, समय निकाल करके देख लेना भाई। कितना बोन मैरो एस्पिरेट किया जाता है? तो मिनिमम 500 और मैक्सिमम 1000 ml। दिस इज द यूजुअल अमाउंट ऑफ बोन मैरो एस्पिरेशन हार्वेस्टिंग। बोन मैरो एस्पिरेशन करना कहलाता है दोस्तों हार्वेस्टिंग करना। हार्वेस्टिंग, तो हाउ मैनी अमाउंट कैन बी हार्वेस्टेड इन फ्रॉम अ सिंगल डोनर? यू विल कैन टेक द 500 मिनिमम और 1000। बोलो भाई, अरे भाई बोलो। पूजा पाठक, हम आपके हमेशा के साथी हैं, डोंट वरी। योर वे ऑफ टीचिंग इज रियली अमेजिंग। आई गोट ईच एवर पॉइंट एंड आई कैन easily memorize almost 90% at the same time. You are best teacher I ever got. Because of you my confidence is really high. Thank you so much सीमा, थैंक यू। चलिएगा नेक्स्ट देखिए दोस्तों, कीमोथेरेपी। कीमोथेरेपी का गोल ऑफ ट्रीटमेंट तो हम आपको पहले ही इंट्रोड्यूस कर चुके हैं। डिक्रीज नंबर ऑफ अफेक्टेड सेल,
यानी कैंसर सेल की संख्या कम करना, दैट इज द गोल ऑफ ट्रीटमेंट। मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट पूछ लिया जाए कीमो का, तो आंसर होगा दोस्तों एलोपेसिया। यदि कीमो का मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट पूछ लेना तो आंसर देना है एलोपेसिया। यदि क्वेश्चन पूछे ड्रग ऑफ चॉइस फॉर कीमो इंड्यूस्ड वॉमिटिंग, बताइए आंसर अगर आता है तो। यदि आप सबको आंसर आता है क्या इसका, ड्रग ऑफ चॉइस फॉर कीमो इंड्यूस्ड वॉमिटिंग, कीमो इंड्यूस्ड वॉमिटिंग का ड्रग ऑफ चॉइस क्या है, तो याद रखना दोस्तों ऑन्डेंसेट्रॉन इज ड्रग ऑफ चॉइस फॉर कीमो इंड्यूस्ड वॉमिटिंग। कीमोथेरेपी का साइड इफेक्ट होता है वॉमिटिंग, और कीमो के कारण वॉमिटिंग इंड्यूस होता है, वॉमिटिंग सेंटर्स ट्रिगर होते हैं, राइट। और कीमो रिसेप्टर ट्रिगर ऑन, इसीलिए वॉमिटिंग होता है, और इसलिए ऑन्डेंसेट्रॉन इज द ड्रग ऑफ चॉइस फॉर द कीमो इंड्यूस्ड वॉमिटिंग। यदि मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट आता है तो एलोपेसिया, गोल ऑफ ट्रीटमेंट आता है तो डिक्रीज नंबर ऑफ द कैंसर सेल्स। क्लियर। नेक्स्ट रेडिएशन थेरेपी के क्वेश्चन आते हैं दोस्तों, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। यदि रेडिएशन थेरेपी का क्वेश्चन आता है तो ध्यान से सुनना। रेडिएशन थेरेपी कौन कौन सी होती है, तो दोस्तों दो टाइप्स के रेडिएशन थेरेपी होते हैं। फर्स्ट होते हैं टेलीथेरेपी, एंड सेकेंड टाइप ऑफ रेडिएशन इज ब्रेकीथेरेपी। Friends, in case of the teletherapy, the radiation source is external। जब ये ह्यूमन बॉडी ट्यूमर है और रेडिएशन सोर्स एक्सटर्नल होता है, तो इन दिस टाइप ऑफ द रेडिएशन इज कॉल्ड टेलीथेरेपी। तो इसका अनादर नेम होता है दोस्तों एक्सटर्नल रेडिएशन थेरेपी, और जबकि ब्रेकीथेरेपी का दूसरा नाम होता है दोस्तों इंटरनल रेडिएशन थेरेपी। ओके, क्यों होता है इंटरनल रेडिएशन थेरेपी? बिकॉज इन दिस टाइप ऑफ थेरेपी वी यूज द रेडिएशन सोर्स इन द पेशेंट्स बॉडी। पेशेंट की बॉडी में जब रेडिएशन सोर्स यूज करेंगे तो वो इंटरनल रेडिएशन या फिर ब्रेकीथेरेपी कहलाएगा, और यदि एक्सटर्नली हम रेडिएशन सोर्स यूज करें तो वो टेलीथेरेपी कहलाता है। फ्रेंड्स, ब्रेकीथेरेपी में हम रेडिएशन सोर्स दो टाइप से यूज करते हैं। कितने टाइप से? दो टाइप से यूज करते हैं। यदि अगर आप रेडिएशन सोर्स पेशेंट को ओरल या आईवी रूट से देते हैं तो इस प्रकार का जो ब्रेकीथेरेपी होगा वो अनसील्ड रेडिएशन कहलाएगा। क्या कहलाएगा? अनसील्ड रेडिएशन, अनसील्ड ब्रेकीथेरेपी। लेकिन यदि अगर आप ट्यूमर के अंदर पैलेट्स इम्प्लांट करें, कैंसर पैलेट्स इम्प्लांट करें, तो इस प्रकार का जो रेडिएशन होगा वो सील्ड रेडिएशन कहलाता है। इसमें जो पैलेट्स होते हैं रेडिएशन पैलेट्स, उनको हम क्या करते हैं, ट्यूमर के अंदर इम्प्लांट कर देते हैं। ये पैलेट्स gradually they are releasing the radiations and these radiation destroys the cancer cells. Understand? Chemotherapy is also destroying the cancer cells only because they easily identify the, ऐसे regimens use करते हैं, they can easily identify the cancer cells and they attack only those cells। इन्हीं सेल पर ये अटैक करती हैं and easily they can destroy them। इसी तरह से रेडिएशन यूज करते हैं तो रेडिएशन सेल्स they should have to minimize harm to the normal cell, they only destroy to the abnormal cells और cancer cells। तो दो टाइप का ब्रेकीथेरेपी होता है, अनसील्ड और सील्ड रेडिएशन। दोस्तों, अनसील्ड रेडिएशन डायरेक्टली रेडियो एक्टिव सोर्स का सॉल्यूशन आप पेशेंट को यूज कर रहे हैं, और इसीलिए इस टाइप की जो रेडिएशन थेरेपी वाले क्लाइंट्स होते हैं उनके एक्सक्रीटा जो होते हैं, एक्सक्रीटा दे आर हार्मफुल। तो यदि अगर एग्जामिनर क्वेश्चन करता है
कि इन विच टाइप ऑफ द रेडिएशन थेरेपी द एक्सक्रीटा या एक्सक्रेटरी प्रोडक्ट्स ऑफ द पेशेंट विल बी हार्मफुल। तो फ्रेंड्स, माय डियर फ्रेंड्स, यू विल आंसर, आप आंसर कर देना कि सर जिसको इस तरह की इंटरनल रेडिएशन में अनसील्ड रेडिएशन दिया जाता है उसके एक्सक्रेटरी प्रोडक्ट्स एनवायरनमेंट के लिए हार्मफुल होंगे, क्योंकि इन एक्सक्रेटरी प्रोडक्ट्स के अंदर रेडिएशंस का एक्सक्रेशन होता है। अंडरस्टैंड? क्लियर है गाइस? अरे भाई बोलो मेरे बब्बर शेरो, बात समझ गए? तो दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सारा एक रिव्यू मैंने दिया है शॉर्ट में। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, सर्वाइकल कैंसर। सर्वाइकल कैंसर के लिए रिस्क फैक्टर का क्वेश्चन आता ही आता है। तो ह्यूमन पैपिलोमा वायरस इसका सबसे कॉमन रिस्क फैक्टर है। 90% सर्वाइकल कैंसर्स के लिए रिस्पॉन्सिबल रिस्क फैक्टर होता है HPV। स्मोकिंग ऑल्सो कॉजेज सर्वाइकल। अर्ली फर्स्ट इंटरकॉर्स दैट कैन ऑल्सो बी रिस्क फैक्टर फॉर सर्वाइकल कैंसर। If the examiner asks about the clinical features of the cervical cancer, then you will know that painless vaginal post-coital bleeding. Painless vaginal यानी coitus के बाद में painless vaginal bleeding होना cervical cancer को indicate करता है, और that is very important clinical finding. Foul smelling या serosanguinous discharge, this is also very important finding in case of the cervical cancer, कि जब सर्विक्स में कैंसर हो जाएगा तो याद रखना पेशेंट की जो वेजाइना है उसमें से फाउल स्मेलिंग, फाउल ऑर्डर वाले डिस्चार्जेस होंगे, और ये डिस्चार्जेस में हल्का सा पिंकिश कलर का ब्लड होगा, इसलिए सीरोसैंग्विनस कहते हैं। या फिर पोस्ट कोइटस के बाद में ही ब्लीडिंग होना स्टार्ट हो जाती है, तो दैट इज़ पेनलेस। तो दीज आर इंडिकेटिंग द सर्वाइकल कैंसर। बड़े ज़बरदस्त क्वेश्चंस होते हैं, ये हमारी चॉइस है। ये क्वेश्चंस हम जो बच्चों को पढ़ाते हैं तो ये क्वेश्चन हमारी टिप्सों पे है, चॉइस वाले क्वेश्चन से। प्री मैलिग्नेंट चेंज, अब ये भी हमारा चॉइसफुल क्वेश्चन है दोस्त, बहुत इंपॉर्टेंट है। डिस्प्लेसिया, कहा जाए सर्वाइकल कैंसर के केस में जो सर्वाइकल सेल्स होती हैं उनमें कौन सा प्री मैलिग्नेंट चेंज हो जाता है? तो याद रखना एनाप्लेसिया, एट्रोफी, हाइपरट्रॉफी, डिस्प्लेसिया में से क्या हो जाता है दोस्तों? डिस्प्लेसिया। तो जब हम इस क्लाइंट का मोस्ट कॉमन इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस करेंगे, इट मीन्स इसका पैप टेस्ट करेंगे, तो पैप टेस्ट करने पर जो सर्वाइकल सेल्स हैं उनके अंदर हमें नज़र आएगा डिस्प्लेसिया। क्या नज़र आएगा फ्रेंड्स? डिस्प्लेसिया। तो दीज आर टू अल्टीमेट क्वेश्चंस, मैं आपको मार्क करवा देता हूँ विच आर द वेरी अल्टीमेट एंड वेरी मोस्ट ट्रेंडिंग क्वेश्चंस। तो फर्स्ट ट्रेंडिंग क्वेश्चन अबाउट द सर्वाइकल कैंसर इज मोस्ट कॉमन रिस्क फैक्टर, देन यू विल आंसर HPV। कहा जाए मोस्ट कॉमन फाइंडिंग, देन पेनलेस वेजाइनल पोस्टकोइटल ब्लीडिंग, या फिर फाउल स्मेलिंग, सीरोसैंग्विनस डिस्चार्ज। व्हाट इज द प्री मैलिग्नेंट चेंज इन द सर्वाइकल सेल्स, देन डिस्प्लेसिया इज वेरी अल्टीमेट क्वेश्चन, और विच इज द इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस, दैट इज पैप टेस्ट इज वेरी अल्टीमेट क्वेश्चन अबाउट द सर्वाइकल कैंसर। आई होप यू अंडरस्टैंड। बात से ध्यान से सुनना और क्लास पूरी अटेंड करना। अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो कि दर पे सुदामा गरीब आ गया है। अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो कि दर पे सुदामा गरीब आ गया है। भटकते भटकते देखिएगा नेक्स्ट ओवेरियन कैंसर, और ओवेरियन कैंसर सबसे ज़्यादा होता है वाइट वुमेन्स के अंदर 55 से 65 ईयर की एज में। यदि कहा जाए मोस्ट ससेप्टिबल कैटेगरी ऑफ इंडिविजुअल्स फॉर द ओवेरियन कैंसर, देन यू विल आंसर गोरी औरतें जिनकी उम्र 55 से 65 साल होती है, उनको ओवेरी का कैंसर बहुत ज़्यादा होता है। ट्यूमर मार्कर पूछा जाता है अक्सर, तो CA-125 का लेवल ब्लड में बढ़ जाना ओवेरियन कैंसर को इंडिकेट करता है। अंडरस्टैंड? देन ब्रेस्ट कैंसर इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक।
ब्रेस्ट कैंसर के क्वेश्चन क्या क्या आते हैं? मेटास्टेसाइज बाय लिम्फ नोड्स। पहला क्वेश्चन आता है ब्रेस्ट कैंसर का मेटास्टेसिस किस रूट से होता है? तो याद रखिए मेरे बब्बर शेरों, ब्रेस्ट कैंसर हमेशा, क्योंकि ब्रेस्ट में क्या होती है? लिम्फ नोड्स, और लिम्फ नोड्स ज्यादा होने की वजह से ब्रेस्ट कैंसर का सबसे ज्यादा मेटास्टेसिस भी लिम्फ नोड्स के थ्रू होता है। अब एग्जामिनर थोड़ा आगे बढ़ता है कि चलो गज्जू भाई, तुझे अगर ये पता है कि लिम्फ नोड से होता है तो फिर तुझे ये भी पता होगा कि मेटास्टेसिस हुआ, अगर ब्रेस्ट कैंसर मेटास्टेसाइज हुआ तो कहाँ कहाँ मेटास्टेसाइज करेगा। तो गज्जू को तो पता है, लेकिन बात को वो छुपा रहा था, हाइड कर रहा था, शेयर नहीं कर रहा था, लेकिन अब उसको करना पड़ेगा क्योंकि वो नर्सिंग ऑफिसर बनने के लिए तैयार बैठा है, पक चुका है, अब वो पूरी तरह से घड़ा पक चुका है। अब वो नर्सिंग ऑफिसर ज्वाइन करके स्टेथोस्कोप गले में डाल के, काला चश्मा लगा के, कंघी वंगी करके, बालों में तेल डाल करके, और फिर घूमेगा हॉस्पिटल कैंपस में वार्ड के अंदर। और जैसे ही बाइक से आएगा ना, फिर अपनी गली में डॉक्टर साहब कहेंगे तो मज़ा आ जाएगा। गज्जू का सीना जो है ना वो 56 इंच का हो जाएगा। और ये गज्जू का सीना 56 इंच का तो मैं बनाऊंगा ही सही, इसीलिए तो प्रयास कर रहा हूँ कि मेरे गज्जुओं का जो सीना है ना वो 56 क्या 65 का हो जाए, राइट। तो देखिएगा, कॉमन साइट्स यदि कहा जाए कि कहाँ कहाँ मेटास्टेसाइज करेगा, तो याद रखिए भाई, बोन्स में, लंग्स में, ब्रेन में और लीवर में। रिस्क फैक्टर क्या क्या होते हैं प्यारे दोस्तों? तो रिस्क फैक्टर होते हैं एज, फैमिली हिस्ट्री, अर्ली मेनार्च, नलीपैरिटी और फर्स्ट लेट बर्थ। याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट रिस्क फैक्टर्स हैं, क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। और क्या क्या क्वेश्चन बनेंगे? शीशैल, थैंक यू। एज ज्यादा है, फैमिली हिस्ट्री, फैमिली में भी पहले ब्रेस्ट कैंसर किसी को हुआ था। अर्ली मेनार्च रिस्क फैक्टर है। नलीपैरिटी इज ऑल्सो अ रिस्क फैक्टर। फर्स्ट लेट बर्थ दैट इज ऑल्सो रिस्क फैक्टर। क्लियर है? देन अर्ली डिटेक्शन। अर्ली डिटेक्शन कैसे हो सकता है ब्रेस्ट कैंसर का? तो हर फीमेल को ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन करना चाहिए प्यूबर्टी के बाद से ही। कब करना चाहिए? तो जब मेंसेस आते हैं उसके 7 to 10 डेज के बाद। मेंसेस के 7 to 10 डेज के बाद हर फीमेल को ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन करना चाहिए, अपोजिट हैंड का यूज करते हुए, इस तरह से, राइट, इस तरह से फिंगर पैड्स का यूज करके ऐसे। अगर ब्रेस्ट में कोई लंप नजर आता है या थिकनिंग नजर आती है तो दैट मे बी एबनॉर्मल फाइंडिंग, सो कंसल्ट अ गायनेकोलॉजिस्ट एज सून एज पॉसिबल बिकॉज इट मे बी द ब्रेस्ट कैंसर। अंडरस्टैंड माय डियर फ्रेंड्स? डायग्नोस्टिक्स के लिए हम बायोप्सी करेंगे, एफएनएससी किया जाएगा। क्या करेंगे? एफएनएससी, या फिर मेमोग्राफी भी कर सकते हैं। ओके, तो मेमो या फिर एफएनएससी हम करते हैं, बायोप्सी करेंगे। अब पूछा एग्जामिनर की कौन सी बायोप्सी करते हैं इसके लिए, तो फाइन निडल बायोप्सी किया जाता है, ना कि कॉर निडल। क्लियर? बोलो भाई यहां तक। चलिए, वेरी गुड, शाबाश। तो ये चैप्टर का रिव्यू बस इतना ही था। अब आपसे मैं क्वेश्चन पूछूंगा, आप शुरू हो जाइएगा क्वेश्चंस के लिए। गणेश, थैंक यू डियर, थैंक यू। अब क्वेश्चंस के लिए तैयार रह जाइएगा, रेडी हो जाइएगा। क्या क्या क्वेश्चंस बन सकते हैं अंकों के? मोस्ट इंपॉर्टेंट, इन एवेलुएटिंग द क्लाइंट विद कैंसर व्हाट बेस्ट इंडिकेट दैट द न्यूट्रिशनल स्टेटस इज एडुकेट। डियर फ्रेंड्स, कभी भी किसी भी क्लाइंट का यदि अगर मैनडामोर, थैंक यू सो मच डियर, किसी भी क्लाइंट का यदि अगर हम न्यूट्रिशनल स्टेटस चेक करना चाहते हैं ना, तो सबसे बेस्ट उसका न्यूट्रिशनल स्टेटस को एवेलुएट करने के लिए कौन सा बेस्ट इंडिकेटर माना जाता है? याद रखिए, पेशेंट का वेट। क्या दोस्त? वेट जो होता है ये न्यूट्रिशनल स्टेटस को इंडिकेट करने वाला सबसे बेस्ट इंडिकेटर है, और इसीलिए राइट आंसर होगा दोस्तों
वेट। देखिए कैलोरी इंटेक की बात करें तो कैलोरी इंटेक जो है ये किसी का ज़्यादा भी हो सकता है या घट भी सकता है। कैलोरी इंटेक डिपेंड करता है फ्रेंड्स फिजिकल एक्सरसाइज के ऊपर, और फिजिकल एक्सरसाइज जितना ज़्यादा हम करते हैं उसी के अकॉर्डिंग हमारा कैलोरी रिक्वायरमेंट बढ़ता है। Then amount of the nausea and vomiting that is irrelevant to the indicator of nutritional status. Then serum protein level, इससे decrease होगा nutritional status, but it is not a usual indicator for the nutritional status. Serum protein level is not the relevant for the nutritional status. So be aware about that. Is only the stable weight is most important finding in case of the when we want to know about the न्यूट्रिशनल स्टेटस ऑफ अ समवन। अंडरस्टैंड। देन नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, द नर्स कैन एक्सपेक्ट अ क्लाइंट विद द प्लेटलेट काउंट इज 8000 एंड WBC काउंट इज 8000 टू बी प्लस। तो आप पेशेंट को कहाँ रखेंगे, इसका आपको रिपोर्ट नज़र आ रहा है जिसमें प्लेटलेट काउंट 8000 है और WBC काउंट भी 8000 है। तो इस पेशेंट को कहाँ रखना चाहिए, क्या नर्सिंग केयर दिया जाना चाहिए, क्या प्राइवेट रूम इसे प्रोवाइड करें, प्रोटेक्टिव आइसोलेशन करें, ब्लीडिंग प्रिकॉशन करें या न्यूट्रोपेनिक प्रिकॉशन करेंगे। याद रखिएगा प्लेटलेट काउंट देखते हैं सबसे पहले, मिनिमम 1.5 से 4 लाख सेल्स पर mm³ होना चाहिए। यदि अगर हम नॉर्मल WBC काउंट की बात करें तो याद रखिए 11,000 सेल्स पर mm³ यूजुअल होता है। याद रखिए दोस्तों WBC count in this question is in the normal range. So WBC count in this question is given in the normal range, और WBC count यदि अगर डिक्रीज होता तो पेशेंट को इन्फेक्शन के चांस बढ़ जाते, और इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ते तो हम इसे प्राइवेट रूम प्रोवाइड करते या फिर आइसोलेट करते। लेकिन यहाँ पर सिचुएशन इस तरह की नहीं है, इसलिए प्राइवेट रूम या आइसोलेट करने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। अब देखिए प्लेटलेट काउंट यूजुअली 1.5 लाख पर mm³ होता है मिनिमम। तो इन दिस पेशेंट ओनली द 8000 प्लेटलेट काउंट इज अकर्स। सो इन दिस केस द क्लाइंट हैव द मोर चांसेस फॉर द ब्लीडिंग, एंड सो वी नीड टू मेंटेन द ब्लीडिंग प्रिकॉशंस ड्यू टू लो प्लेटलेट काउंट। ओके, लो प्लेटलेट काउंट की वजह से आप इसे ब्लीडिंग प्रिकॉशंस मेंटेन करिएगा। ओके, इसलिए राइट आंसर पता चल गया ना क्या है, सी ऑप्शन इज राइट आंसर। ओके, व्हेन टीचिंग एंड प्रिपेयरिंग अ क्लाइंट फॉर द बोन मैरो बायोप्सी द नर्स शुड। बोन मैरो बायोप्सी आप किसी क्लाइंट का करने जा रहे हैं और उस पर क्लाइंट को आप टीचिंग कर रहे हैं, तो देन द नर्स शुड check for an iodine allergy, position the client in the fetal position with his or her back curved, have the client sign the consent form, and have the client remain NPO. Dear friends, in this question we know about that just bone marrow biopsy is a invasive procedure. ये एक प्रकार का इन्वेसिव प्रोसीजर है, और इन केस ऑफ द इन्वेसिव प्रोसीजर्स आवर नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी इज टू ऑब्टेन द इन्फॉर्म्ड कंसेंट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड्स द हैव द क्लाइंट साइन द कंसेंट फॉर्म। सो सी ऑप्शन इज द राइट आंसर इन दिस क्वेश्चन। अंडरस्टैंड गाइस? चेक आयोडीन एलर्जी अदर, जब हम डाई के कोई प्रोसीजर करते हैं तब हम आयोडीन एलर्जी चेक करने की आवश्यकता होती है, लेकिन बोन मैरो बायोप्सी तो डाई से रिलेटेड कोई प्रोसीजर है ही नहीं। पोजीशन द क्लाइंट इन द फीटल पोजीशन विद हिज और हर बैक कर्व्ड, हिज हर बैक कर्व्ड फीटल पोजीशन जब एलपी के केस में ज़रूरत होती है इस तरह का पोजीशन। देन हैव द क्लाइंट रिमेन एनपीओ, नो नीड टू मेंटेन द एनपीओ। एनपीओ अदर कंडीशंस में कोई गैस्ट्रिक डिसऑर्डर होते हैं। संगमित्र सिंह सर, एम फ्रॉम उड़ीसा, आई हैव बीन वॉचिंग योर ऑल वीडियोज, विल श्योरली come to meet you after my selection. Thanks for your inspiration and guidance for all. Thank you. Most welcome my dear friends, and I am feel happy that you are my
pupil, you are my student. That is proud to me. That is a good news to me that you are my student. Thank you so much. And my blessings always remain with you. All the best, guys. You will be a success. All you nursing profession students will become a successful nursing officers. Don't worry, I am always with you. The nurse is teaching a group of person in the community about the risk factors for cancer. कैंसर के रिस्क फैक्टर्स के बारे में आप कम्युनिटी के लोगों को पढ़ा रहे हैं, तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रिस्क फैक्टर एंड शुड नॉट बी इंक्लूड इन द टीचिंग। आपसे कहा जा रहा है दोस्तों कि कौन सा रिस्क फैक्टर जो है वो कैंसर का रिस्क फैक्टर नहीं है। चेंज इन द बॉवल हैबिट, डिफिकल्ट इन द swallowing, अनएक्सप्लेन्ड वेट गेन एंड नैगिंग हॉर्सनेस। गिरधारी जी, फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, डॉक्टर ऑपरेशन करेंगे, आप कंसेंट ही लेंगे, इसलिए डू नॉट डू दिस टाइप ऑफ कमेंट्स। ओके फ्रेंड्स, चेंज इन द बॉवल हैबिट्स, दिस इज द वार्निंग साइन ऑफ कैंसर। डिफिकल्ट इन द swallowing, दिस इज ऑल्सो द वार्निंग साइन ऑफ कैंसर। nagging hoarseness, this is also the warning sign of cancer. But you know that unexplained weight gain is not the condition that can occurs in case of cancer. कैंसर के पेशेंट्स को वेट गेन कभी भी नहीं होता है। वेट लॉस हो सकता है बट वेट गेन नहीं होता है। तो याद रखना, पेशेंट को वेट लॉस होता है, ना कि वेट गेन। सो दिस इज नॉट अ वार्निंग साइन या नॉट अ रिस्क फैक्टर फॉर द कैंसर। सो सी ऑप्शन इज राइट आंसर इन दिस क्वेश्चन। ओके डियर फ्रेंड्स, allopurinol is ordered for the client who is receiving the cancer chemotherapy. What instructions should the nurse give the client because allopurinol is ordered? जब किसी को भी एलोप्यूरिनॉल लिखा जाता है, प्रेस्क्राइब किया जाता है, तो आप क्या इंस्ट्रक्शंस करेंगे? क्लियर? जिसने लाइक नहीं किया है प्लीज़ लाइक करें वीडियो को। वीडियो आपका इंतज़ार कर रहा है, साहू सर आपका इंतज़ार कर रहे हैं, प्लीज़ लाइक माय वीडियो। मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आप सबको अच्छा लगता है कि आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, राइट? ड्रिंक सेवरल एडिशनल ग्लासेस ऑफ वाटर ईच डे, अवॉइड फूड कंटेनिंग द फॉलिक एसिड, which you get when you get up from lying down, sit on the edge of the bed for a few minutes before standing up, avoid the caffeine containing products. Thank you so much dear Dev Rathod, thank you। देखिए डियर फ्रेंड्स, ड्रिंक सेवरल एडिशनल ग्लासेस ऑफ वाटर ईच डे, हर दिन पेशेंट को सेवरल ग्लासेस ऑफ वाटर ड्रिंक करने के लिए आप क्यों सलाह देंगे? क्यों? ध्यान से सुनिएगा। बिकॉज जब हम किसी को भी कीमोथेरेपी देते हैं, तो ध्यान से समझना कॉन्सेप्ट को। कीमो क्या करता है दोस्त? सेल डिस्ट्रक्शन। सेल डिस्ट्रक्शन जैसे ही बढ़ता है तो सेल्स के न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस में से क्या निकलेगा? न्यूक्लियस में डीएनए होता है। डीएनए में क्या होता है दोस्तों? प्यूरिन होता है। और प्यूरिन बढ़ जाएगा। जैसे ही प्यूरिन बढ़ेगा तो प्यूरिन का मेटाबॉलिज्म भी बढ़ जाएगा। और प्यूरिन का मेटाबॉलिज्म यदि बढ़ गया ना, तो इसके मेटाबॉलिज्म से बढ़ेगा दोस्तों यूरिक एसिड। और यूरिक एसिड क्या करेगा? किडनी में जा कर के स्टोन फॉर्म कर देगा। इसलिए क्या करें आप इंटरवेंशन में, सलाह क्या दें इसको? इंक्रीज अमाउंट ऑफ ड्रिंकिंग वाटर। इससे बोले खूब पानी पिए, अच्छा पानी पीना, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा प्यूरिन यूरिक एसिड बाहर निकल सके और स्टोन से प्रिवेंट किया जा सके। और इसलिए फर्स्ट ऑप्शन इज राइट आंसर इन दिस क्वेश्चन। बोलो भाई, समझ गए क्या? ओके
गाउट हो जाएगा ना, वरना देखो गाउट हो जाएगा, स्टॉन कर देगा। क्लियर? नेक्स्ट, which instruction is appropriate for the nurse to give the client who is undergoing the external radiation therapy? जिसको एक्सटर्नल रेडिएशन थेरेपी अगर माना कि चल रहा है, तो एज ए नर्सिंग ऑफिसर व्हाट इंस्ट्रक्शन यू विल गिव? क्या इंस्ट्रक्शन आप पेशेंट को देंगे? बोलो। Avoid the gas forming food, be sure to get outdoor, do not apply the powder, deodorant, ointment to your skin, tight fitting clothes will give you the most support. Dear friends, in case of the external radiation, if the patient is if the deodorant, powder या फिर ointment on the radiations inject administration site, that will produce the, because ये जो होते हैं पाउडर्स, डिओड्रेंट्स, ऑइंटमेंट्स, इनके अंदर दोस्तों क्या होता है, ध्यान से सुनना, इन सब के अंदर हेवी मेटल्स होते हैं। हेवी मेटल्स होते हैं, हेवी मेटल्स जैसे कि जिंक, और यदि अगर इन सबको अप्लाई करेगा क्लाइंट, तो इनकी वजह से क्या होगा, स्किन इरिटेशन होगा, स्किन इरिटेशन प्रोड्यूस करेंगे। इसलिए याद रखिएगा, हमें क्लाइंट को क्या कहना है, डू नॉट अप्लाई दी पाउडर, डिओड्रेंट या फिर ऑइंटमेंट्स। सो दी सी ऑप्शन इज राइट आंसर इन दिस क्वेश्चन। आर यू अंडरस्टैंड? टाइट फिटिंग क्लॉथ्स विल गिव यू द मोस्ट सपोर्ट. That is not a relevant intervention. Be sure to get outdoor in the sun for a few minutes each day. Doesn't advise is not beneficial for the cancer patients. कैंसर पेशेंट्स के लिए यह आवश्यक नहीं है। यदि अगर ऑस्टियोमलेशिया का पेशेंट होता ना, तो फिर हम ऐसा भी कहते हैं उसको। Then avoid the gas forming food such as the beans and cabbages. तो दिस टाइप ऑफ द फूड शुड बी अवॉइडेड इन केस ऑफ द GI डिसऑर्डर्स। ओके गाइस, जैसे पेप्टिक अल्सर हो रहा हो, अपेंडिसाइटिस हो रहा हो, तो डजेंट रिक्वायर्ड इन केस ऑफ द ऑन्कोलॉजिकल कंडीशंस। क्लियर? अरे भाई बोलो मेरे बब्बर शेरो। नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिएगा ध्यान से। द नर्स इज केयरिंग फॉर अ पर्सन हु हैज रेडिकल रेडिएशन पैलेट इंसर्शन इन द माउथ टू ट्रीट द ऑरल कैंसर। वन ऑफ द पैलेट्स फॉल्स आउट। अगर पैलेट जो रखा था आपने वो गिर गया है बाहर, क्या हुआ? वन ऑफ द पैलेट फॉल्स आउट, व्हाट शुड द नर्स डू इनिशियली? अगर आपको जानकारी है तो आप मुझे बताइएगा कि अगर पैलेट बाहर गिर गया तो आप ऐसी सिचुएशन में क्या करेंगे? आप भाग जाएंगे या फिर आप कुछ ऐसा मेजर करेंगे जिससे कि क्लाइंट को बेनिफिट हो? क्या करोगे? बोलो भाई, व्हाट यू विल डू? यदि पहली बात तो समझे पैलेट्स क्या होते हैं। पैलेट्स जो होते हैं ना दोस्तों, छोटे सीड्स होते हैं, सीड्स। और किस तरह के सीड्स? लाइक कैसे होते हैं? लाइक साइज ऑफ लाइक ग्रेन ऑफ राइस। इस तरह के छोटे छोटे राइस के जो ग्रेन्स होते हैं, चावल के दाने, इतने इतने से छोटे छोटे से इस तरह के पैलेट्स होते हैं रेडिएशन के, इनको यूज़ करते हैं। ये पैलेट्स आपने यहाँ पेशेंट के माउथ में रखे हुए हैं और गलती से एक पैलेट जो है वो बाहर गिर गया है। अब आपको क्या करना है, इसको हाथ से नहीं छूना है, ग्लव्स पहन के भी इसे नहीं छूना है क्योंकि ये रेडियो एक्टिव है। याद रखिएगा, आपको लॉन्ग हैंडल्ड फोर्सेप लेकर आना है और लॉन्ग हैंडल्ड फोर्सेप की मदद से इसको पिकअप करना है एंड प्लेस इट इन द लेड लाइंड कंटेनर। और कहाँ पर प्लेस करेंगे? लेड कंटेनर के अंदर। तो हमारा जो नर्सिंग एक्शन है, पैलेट यदि गिर गया, रेडिएशन सोर्स गिर गया है, तो आप एक लॉन्ग हैंडल्ड फोर्सेप लेकर आओ, उससे इसको उठाइएगा। ओके, लॉन्ग हैंडल्ड फोर्सेप से। क्लियर है दोस्तों?
इस फॉरसेप्स से उठा करके इसको पैलेट को पिकअप करें, पिकअप करके और लेड कंटेनर के अंदर इसको डालना है, लेड कंटेनर में। ओके, बोलो भाई। पुट द रबर ग्लव्स एंड पिक द पैलेट एंड प्लेस इट इन द यूटिलिटी रूम। रबर ग्लव्स आर नॉट फुली प्रोटेक्टिव फॉर द रेडिएशन सोर्स। कॉल द न्यूक्लियर मेडिसिन डिपार्टमेंट। जरूरत नहीं है। फिर आप क्या करेंगे? रिप्लेस द पैलेट इन द माउथ। करेंगे बाद में, लेकिन पहले इसका ट्रीटमेंट करना है। इसका क्या करना है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, बोलो भाई। नेक्स्ट देखिए, अल्फाबेट सी रिप्रेजेंट विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रॉम द 7 वार्निंग साइन ऑफ कैंसर। अभी अभी हमने आपको क्वेश्चन करवाया था और उसमें आपसे कहा जा रहा है कि सी अल्फाबेट क्या रिप्रेजेंट करता है। जवाब दीजिए, बोलिए भाई। सी अल्फाबेट का मीन्स क्या होता है? अभी हमने थोड़ी ही देर पहले आप सबको पढ़ाया था। चेंज इन द लिविंग हैबिट, नो। चेंज इन द ईटिंग हैबिट, नो। चेंज इन द बॉवेल एंड ब्लडर हैबिट, वेरी गुड, आ गया आंसर। चेंज इन द ऑरल कैविटी, नो। अब जो क्वेश्चंस आएंगे वो सिंगल लाइनर आएंगे, आप सबको जल्दी जल्दी आंसर करना है। विच साइज निडल इज यूज्ड इन FNSE। जवाब दीजिएगा भाई, FNSE के लिए कौन सी साइज का निडल यूज करते हैं? आपको आंसर देना है। दोस्तों ये जो क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूं ये भी कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन है, याद रखना। FNSE में वेस्टर्न कंट्रीज के अंदर, वेस्टर्न कंट्रीज में 25 से लेकर 27 गोज का निडल यूज करते हैं। और जापान के अंदर बड़ा निडल यूज किया जाता है FNSE के लिए, लगभग 21 से लेकर 22 गॉज तक का। और यदि एम्स, हमारा एम्स, दिल्ली एम्स हमसे पूछता है तो हम आंसर क्या देंगे? तो याद रखिए दोस्तों, हमारा आंसर मेरे हिसाब से 24 गॉज कर लेना, राइट। रेंज पूछे तो 26 से 28 तक आंसर आ जाता है। बाकी यदि अगर एग्जैक्टली कहा जाए तो इसके अकॉर्डिंग तो 24 गॉज आंसर होगा। ओके, चलिएगा। बाकी कंट्रोवर्शियल है, हो सकता है आपको कुछ और भी पता हो। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाई रिस्क ऑफ ब्रेस्ट कैंसर। ब्रेस्ट कैंसर के लिए हाई रिस्क पूछा जा रहा है, जवाब दीजिए प्लीज। हाई रिस्क ऑफ ब्रेस्ट कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर की सबसे ज्यादा हाई रिस्क नलीपेरस वुमेन, मल्टीपेरस, अनमैरिड वुमेन, A and C. We know that nulliparous and unmarried women, they have more chances for the breast cancer and so the D option is right answer. जल्दबाजी में यदि अगर आपने क्वेश्चन करा ना एग्जाम के अंदर तो आप ये आंसर लगा सकते थे और अब आगे क्वेश्चन पढ़ते ही नहीं। लेकिन ये गलती मत करना, क्योंकि हम 5% क्वेश्चन इस तरह से गलत करके आ जाते हैं जो हमें आते हैं। इसलिए याद रखना फ्रेंड्स, पूरा क्वेश्चन पढ़ेंगे हमेशा। कभी भी एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पेपर अटैम्प्ट कर रहे हो, पूरा पेपर पढ़िए, कभी जल्दबाजी ना करें। मोस्ट कॉमन साइट ऑफ कैंसर अकर्स इन द ब्रेस्ट। ब्रेस्ट में मोस्ट कॉमनली कैंसर कहाँ होता है? नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर करें। अपर इनर क्वाड्रेंट, अपर आउटर क्वाड्रेंट, लोअर आउटर, लोअर इनर क्वाड्रेंट। वेयर द मोस्ट कॉमन कैंसर अकर्स इन द ब्रेस्ट। याद रखिए दोस्तों, ब्रेस्ट में मोस्ट कॉमनली जो कैंसर होता है ना, यदि ब्रेस्ट को आप 4 क्वाड्रेंट्स में इस तरह से डिवाइड करेंगे तो ब्रेस्ट के अंदर जो कैंसर होता है वो अपर आउटर क्वाड्रेंट के अंदर सबसे ज़्यादा होते हैं, अपर आउटर क्वाड्रेंट में। ओके, यदि अगर आपसे पूछा जाए कि ब्रेस्ट कैंसर कहाँ होते हैं तो ये है अपर आउटर क्वाड्रेंट। ओके, सो बी ऑप्शन इज द राइट आंसर इन दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एब्सेंस ऑफ डिफरेंशिएशन अमंग द सेल्स इज नोन एज। सेल्स में डिफरेंशिएशन का नहीं पाया जाना क्या कहलाता है? करिए इस क्वेश्चन का आंसर। एब्सेंस ऑफ डिफरेंशिएशन अमंग द सेल्स इज नोन एज।
दोस्तों डिफरेंशिएशन का नहीं पाया जाना एनाप्लेसिया कहलाता है। मेटाप्लेसिया क्या होता है? सेल्स का रिप्लेसमेंट कहलाता है मेटाप्लेसिया। इफ द वन एबनॉर्मल सेल रिप्लेसेस टू द नॉर्मल सेल, दिस इज मेटाप्लेसिया। म्यूटेशन क्या होता है? एनवायरमेंटल जेनेटिकल चेंजेस। म्यूटेशन क्या होता है? जेनेटिकली अकर्ड चेंजेस ड्यू टू एनवायरमेंटल फैक्टर। ओके। हाइपरट्रॉफी क्या होता है दोस्तों? इंक्रीज साइज ऑफ सेल, सेल का साइज बढ़ जाना हाइपरट्रॉफी। और इसीलिए याद रखिएगा डिफरेंशिएशन एब्सेंस को कहते हैं हम एनाप्लेसिया। एलोप्यूरिनॉल एंड वेल हाइड्रेशन गिवन टू द क्लाइंट बिफोर कीमोथेरेपी फॉर, क्यों दिया जाता है? फॉर द फास्ट डिस्ट्रॉइंग ऑफ ट्यूमर, कोगुलोपैथी, ट्यूमर लाइसिस सिंड्रोम, वेना केवा सिंड्रोम। किस पर्पस से हम एलोप्यूरिनॉल और वेल हाइड्रेशन देते हैं कीमोथेरेपी वाले पेशेंट्स को? दोस्तों कीमोथेरेपी का मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑन्कोलॉजिकल इमरजेंसीज होता है। ये क्या हैं? दीज आर ऑन्कोलॉजिकल इमरजेंसीज। ऑन्कोलॉजिकल इमरजेंसीज हैं दोस्तों। जब कीमो देंगे आप तो कीमो की वजह से ट्यूमर डिस्ट्रक्शन होता है, ट्यूमर लाइसिस सिंड्रोम होता है। और ट्यूमर लाइसिस सिंड्रोम होगा तो यूरिक एसिड बढ़ता है, और यूरिक एसिड बढ़ता है तो इसको रिमूव के लिए एलोप्यूरिनॉल प्लस हाइड्रेशन थेरेपी दिया जाता है। तो याद रखिए हमारा जो मेन पर्पस होता है हाइड्रेशन और एलोप्यूरिनॉल के बिहाइंड, वो क्या होता है? ट्यूमर लाइसिस सिंड्रोम। ओके गाइस, नेक्स्ट देखिएगा, बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन इज ट्रीटमेंट फॉर। बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन इनमें से कौन से कैंसर के लिए इंडिकेट किया जाता है? आंसर प्लीज। बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन इज अ ट्रीटमेंट ऑफ, याद रखिए इन सारे कैंसर्स में बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट विद द रेडिएशन थेरेपी टू द नेक इज। नेक एरिया में थायराइड कैंसर के लिए, थायराइड कैंसर भी मैं क्वेश्चन कर सकता था यहाँ पर। तो यदि अगर इस क्लाइंट को रेडिएशन थेरेपी दिया जा रहा है तो इसका मोस्ट कॉमनली साइड इफेक्ट आपसे पूछ रहे हैं, एलोपेसिया, डर्मेटाइटिस, हीमोप्टाइसिस या सोर थ्रोट। बोलिए दोस्त। सोर थ्रोट इज द मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट ड्यू टू द रेडिएशन इन द नेक एरिया। तो आंसर क्या होगा? सोर थ्रोट। क्लियर? दिव्या सिंह, थैंक यू सो मच डियर। persistent hoarseness of the voice is indicative of, वॉइस में persistent hoarseness किसको इंडिकेट करता है? तो याद रखिए दोस्तों, persistent hoarseness is indicating the laryngeal cancer, laryngeal cancer को इंडिकेट करता है। नेक्स्ट, मैनेजमेंट फॉर ट्यूमर लाइसिस सिंड्रोम। ट्यूमर लाइसिस सिंड्रोम का मैनेजमेंट आपसे पूछा जा रहा है। आईवी हाइड्रेशन, अभी अभी ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। सो ए ऑप्शन इज द राइट आंसर इन दिस क्वेश्चन। अर्लीस्ट सिम्टम ऑफ कोलोरेक्टल कैंसर, कोलोरेक्टल कैंसर का अर्लीस्ट सिम्टम क्या है? व्हाट इज योर राइट आंसर इन दिस क्वेश्चन? आंसर प्लीज। तो यदि अगर दोस्तों पेशेंट को कोलोरेक्टल कैंसर है तो इस कंडीशन में स्टूल ब्लड आता है। तो व्हाट इज राइट आंसर? ब्लड इन स्टूल। यदि क्वेश्चन आ जाए रिस्क फैक्टर फॉर द डेवलपमेंट ऑफ कार्सिनोमा ऑफ टंग, पुअर ऑरल हाइजीन, ऑरल कैंडिडाइसिस, कंजप्शन ऑफ द प्रिजर्वेटिव फूड या कंजप्शन ऑफ एल्कोहल,
व्हाट आंसर यू विल गिव इन दिस क्वेश्चन? यदि ये क्वेश्चन अगर होता दोस्तों तो आपका आंसर क्या होता? आंसर प्लीज, क्या आंसर आप लोग करते? आपसे कहा जा रहा है कार्सिनोमा ऑफ टंग क्यों होता है, कौन सा मोस्ट कॉमन रिस्क फैक्टर है? याद रखिए दोस्तों, टंग कैंसर के लिए मोस्ट कॉमन रिस्क फैक्टर हुआ है कंजप्शन ऑफ अल्कोहल, एंड सो द डी ऑप्शन इज राइट आंसर इन दिस क्वेश्चन, कंजप्शन ऑफ अल्कोहल। ओके गाइस, कंजप्शन ऑफ अल्कोहल, oral candidiasis या poor oral hygiene that is not a cause for the cancer, clear? इसलिए consumption of alcohol is the risk factor for this cancer. Leading cause of cancer death among men in India, cancer death का leading cause क्या है? prostate, lungs, oral cavity या colorectal? कहा जा रहा है leading cause of cancer related death। अरे भाई बोलो गज्जू बेटा, इंडिया में सबसे ज़्यादा जो कैंसर की वजह से डेथ होती है वो कौन से कैंसर से होती है मेंस में? देखो, डेथ का कारण है सबसे ज़्यादा लंग्स कैंसर। मोस्ट कॉमनली सीन कैंसर अमंग मेल इन इंडिया, मोस्ट कॉमन सीन कैंसर अमंग मेल, मेल में सबसे कॉमन कैंसर कौन सा होता है? मोस्ट कॉमनली सीन कैंसर अमंग मेल, आंसर प्लीज। मेल में कौन सा कैंसर सबसे कॉमन है? प्रोस्टेट, लंग्स, ओरल कैविटी या कोलोरेक्टल? याद रखिए दोस्तों, मेल में सबसे ज़्यादा ओरल कैविटी कैंसर होता है। यदि ओरल कैविटी कैंसर है तो ये फर्स्ट चॉइस आंसर है, लेकिन किसी किसी बुक में आपको ये वाला आंसर भी मिल सकता है, इसलिए ये सेकंड चॉइस आंसर होता है मेल में। ओके, नेक्स्ट देखिए, मोस्ट कॉमन कैंसर इन इंडिया अमंग बोथ जेंडर्स, दोनों जेंडर्स की बात करता हूं तो इंडिया में सबसे ज़्यादा कॉमनली कौन सा कैंसर होता है? दोनों जेंडर्स में पूछ रहा हूं, आंसर प्लीज। दोनों जेंडर्स की बात करूं तो दोनों जेंडर्स में ओरल कैविटी कैंसर इज मोस्ट कॉमन। विच इज द मोस्ट इफेक्टिव और सेफ रूट फॉर गिविंग कीमोथेरेपी, कीमोथेरेपी एडमिनिस्टर करने का मोस्ट इफेक्टिव और सेफ रूट कौन सा होता है? एंट्रल, एनी, पेरेंट्रल, इंट्राओसियस या सेंट्रल वीनस कैथेटर? मोस्ट इफेक्टिव और सेफ रूट, यदि प्यारे दोस्तों हमसे कहा जाए यूजुअल रूट, तो कीमोथेरेपी का यदि आपसे यूजुअली रूट पूछा जाए तो यूजुअल रूट होता है आईवी रूट, लेकिन पूछा जा रहा है यहां पर मोस्ट इफेक्टिव एंड सेफेस्ट रूट ऑफ कीमो, तो फिर कीमो का या बोन मैरो ट्रांसप्लांट का मोस्ट इफेक्टिव और सेफेस्ट रूट होता है सेंट्रल वीनस कैथेटर। ओके गाइस, क्लियर है? नेक्स्ट देखिएगा, पेनलेस हेमेचूरिया इज द मोस्ट कॉमन क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन ऑफ प्रोस्टेट, रीनल, यूरिनरी ब्लडर या फिर किडनी? अरे भाई बोलो, क्लियर है? पेनलेस हेमेचूरिया दैट ये कई बार एम्स में पूछा जा चुका है क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पेनलेस हेमेचूरिया इज अ मोस्ट कॉमन क्लिनिकल फाइंडिंग ऑफ कार्सिनोमा ऑफ यूरिनरी ब्लडर, यूरिनरी ब्लडर के केस में ऐसा होता है। बोलो भाई मेरे गज्जू, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत अच्छा क्वेश्चन। मोस्ट एक्यूरेट टेस्ट टू डायग्नोस द कैंसर ऑफ ब्रेस्ट, ब्रेस्ट कैंसर को डायग्नोस करने का मोस्ट एक्यूरेट टेस्ट पूछा जा रहा है आपसे, मोस्ट एक्यूरेट, तो आंसर क्या दोगे? एमआरआई,
मैमोग्राफी, बीएससी, माइलोग्राफी, क्या पूछा जा रहा है दोस्त आपसे? मोस्ट एक्यूरेट डायग्नोसिस, तो जवाब होगा प्यारे दोस्तों मैमोग्राफी। ओके, मोस्ट कॉमन वे ऑफ स्प्रेडिंग द मैलिग्नेंट ट्यूमर, कहा जा रहा है मोस्ट कॉमन रूट, तो क्या आंसर देंगे? डायरेक्ट इन्वेजन, लिम्फेटिक, हेमाटोजीनस या नन ऑफ अबो? मोस्ट कॉमन वे ऑफ स्प्रेडिंग द मैलिग्नेंट ट्यूमर इज, याद रखिएगा दोस्तों, लैंग्वेज का फेर है। यदि कहा जाए मोस्ट कॉमन, तो मोस्ट कॉमन हेमाटोजीनस होता है। कहा जाए मोस्ट अर्लीएस्ट, तो मोस्ट अर्लीएस्ट ट्रांसमिशन लिम्फेटिक रूट से होता है। लेकिन यहां मोस्ट कॉमन वे ऑफ स्प्रेडिंग द मैलिग्नेंट ट्यूमर, देन योर आंसर विल बी हेमाटोजीनस। अब कई एग्जाम में कंट्रोवर्शियल होता है, इसलिए कई एग्जामिनर मोस्ट कॉमन का आंसर भी, देखो ये जो मैं बता रहा हूं ये मोस्ट एक्यूरेट आंसरिंग पैटर्न है, लेकिन कई एग्जामिनर्स जो होंगे दोस्तों मोस्ट कॉमन का आंसर क्या मानेंगे? लिम्फेटिक स्प्रेड मांग लेंगे। क्लियर है? तो या तो ऐसे क्वेश्चंस को प्यारे दोस्तों आप अटेम्प्ट ही ना करें, और अगर आपको लगता है सही कि अटेम्प्ट करना चाहिए तो आप कर लेना, क्योंकि इसमें रिस्की क्वेश्चन है ये। और मैं सलाह मेरे स्टूडेंट्स को यही देता हूँ कि जो रिस्की क्वेश्चन लग रहा है आपको, उसको छोड़ने में बिल्कुल मत हिचकिचाइएगा। नेगेटिव मार्किंग, नेगेटिव स्कोर को बढ़ाने से ज़्यादा बेटर है छोड़ दो। अगर आपको लग रहा है ना कि ये रिस्की है यार, इसमें वो एग्जामिनर कुछ भी मान सकता है, तो चक्कर पड़ जाएगा वहाँ पर। ओके, कॉमनेस्ट कार्सिनोमा अमंग वुमेन, वुमेन्स में सबसे कॉमन कार्सिनोमा कौन सा होता है? आंसर प्लीज। आपसे पूछा जा रहा है कॉमनेस्ट कार्सिनोमा अमंग वुमेन। वुमेन्स में कॉमनेस्ट कार्सिनोमा होता है ब्रेस्ट कार्सिनोमा। कॉमनेस्ट टाइप ऑफ कैंसर ऑफ ब्रेस्ट इज, ब्रेस्ट में सबसे कॉमन टाइप का कौन सा कैंसर होता है? तो जवाब दीजिएगा दोस्त यदि अगर आपको आता है तो। ब्रेस्ट में सबसे कॉमन डक्टल कार्सिनोमा होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द रिस्क फैक्टर फॉर ब्रेस्ट कैंसर? ब्रेस्ट कैंसर के लिए रिस्क फैक्टर बताइएगा। तो इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्त। ब्रेस्ट कैंसर उन सबको होता है, सबसे पहला जीन का नाम तो BRCA जीन होता है, नलीपेरस वुमेन होता है, फैमिली हिस्ट्री होता है, इसलिए सही आंसर होगा दोस्त डी ऑप्शन, ऑल ऑफ द अबव। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड अ करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द पेजेट डिजीज ऑफ द ब्रेस्ट। ब्रेस्ट की पेजेट डिजीज के बारे में आपसे सही स्टेटमेंट पूछा जा रहा है। इट इज़ अ रेयर फॉर्म ऑफ द डक्टल कार्सिनोमा। ये पेजेट डिजीज क्या होती है? तो ये डक्टल कार्सिनोमा का ही एक रेयर फॉर्म होता है। ओके, पहली बात स्टेटमेंट सही है। इट लीड्स टू द फिशरिंग और अल्सरेशन ऑफ स्किन इन द निप्पल और एरियोला। जब कभी भी पेजेट डिजीज किसी फीमेल को होता है तो याद रखना दोस्तों, उसकी जो ब्रेस्ट और निप्पल एरिया एरियोला की जो स्किन है, उस स्किन के अंदर अल्सर और फिशरिंग टाइप के स्कार बन जाते हैं। द हिस्टोलॉजिकल हॉलमार्क इज इन्वॉल्वमेंट ऑफ द एपिडर्मिस। इसके अंदर एपिडर्मिस का इन्वॉल्वमेंट होता है। तो तीन बातें याद रखो पेजेट डिजीज के बारे में। डक्टल कार्सिनोमा का रेयर फॉर्म है, स्किन में अल्सरेशन और फिशरिंग होता है, एपिडर्मिस भी इन्वॉल्व हो जाती है, और सो द राइट आंसर इज ऑल ऑफ द अबव। क्लियर? अर्ली साइन ऑफ कैंसर ऑफ लंग्स। लंग्स कैंसर का अर्ली साइन क्या होता है?
अब दो ऑप्शन आपके पास ऐसे आ रहे हैं जिनमें आप कंफ्यूज होंगे और डिसीजन लेना है, परसिस्टेंट कफ या होर्सनेस या हेमोप्टाइसिस या चेस्ट एंड्राविंग। व्हाट आंसर, व्हाट डिसीजन यू विल टेक? सुनील जायसवाल, वेरी गुड, शाबाश। दोस्तों जब कभी भी किसी को लंग्स कैंसर होगा तो सबसे पहले जो साइन होगा वो होगा परसिस्टेंट कफ, फिर धीरे 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 कफ कन्वर्ट्स इन द हॉर्सनेस, एंड देन हॉर्सनेस के बाद यदि ये ट्यूमर से ब्लीड होने लगा तो देन द हेमोप्टाइसिस विल अकर्स। तो राइट आंसर इज द फर्स्ट, सेकेंड and third. So right answer is persistent cough. A option is right answer in this question. Then most common invasive malignancy of the female genital tract. आपसे कहा जा रहा फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट का स्प्रेड होने वाला इन्वेसिव मैलिग्नेंसी कौन सा है? यूट्रस, ओवेरी, सर्विक्स या एंडोमेट्रियल? Answer please. Most common invasive malignancy of the female genital tract. फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट का मोस्ट कॉमन इन्वेसिव, याद रखिए मोस्ट कॉमन इन्वेसिव पूछ लिया जाए तो एंडोमेट्रियल कार्सिनोमा सबसे कॉमन इन्वेसिव कैंसर है फीमेल्स का, ओके, जेनाइटल का। कन्फर्मेटरी डायग्नोसिस ऑफ सर्वाइकल कैंसर, सर्वाइकल कैंसर है और कन्फर्मेटरी डायग्नोसिस तो हमेशा हम बता रहे हैं आपको पेप स्मीयर ही इसका कन्फर्मेटरी डायग्नोसिस होगा। मैमोग्राफी ब्रेस्ट के लिए करते हैं, बायोप्सी जो FNSC होता है ये भी ब्रेस्ट के लिए करते हैं, कोलोनोस्कोपी, कोल्पोस्कोपी दैट इज डिफरेंट। इंसर्शन ऑफ रेडियो एक्टिव इम्प्लांट डायरेक्टली इनटू द टिश्यू इज कॉल्ड, किसी भी टिश्यू के अंदर डायरेक्टली रेडिएशन इम्प्लांट करना क्या कहलाता है? ब्रैकी, टेली, कीमो या माइक्रो? तो याद रखना रेडिएशन इम्प्लांट किया जा रहा है इसलिए ब्रैकी थेरेपी होगा, ओके। और ब्रैकी में भी कौन सा है ये? रेडियो एक्टिव इम्प्लांट डायरेक्टली इनटू द टिश्यू, तो कैसा होगा? सील्ड टाइप का रेडिएशन, सील्ड रेडिएशन, ओके। An external source of ionizing radiation is the pointed at the particular part of the body is known as, तो इसको कहते हैं एक्सटर्नल थेरेपी या टेलीथेरेपी, ओके दोस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैंसर सेल प्रोड्यूस एनर्जी बाय विच प्रोसेस? तो कैंसर सेल्स एनर्जी का प्रोडक्शन करती है ग्लाइकोलाइसिस के द्वारा, याद रख लेना, इसको रट लेना। साइट फॉर बोन मैरो बायोप्सी इन एन इन्फेंट, इन्फेंट्स में बोन मैरो बायोप्सी का साइट क्या होता है? क्वेश्चन बड़ा चैलेंजिंग बन चुका है आपके लिए, याद रखना दोस्तों, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। यदि अगर कहा जाए बोन मैरो बायोप्सी का साइट इन्फेंट्स में क्या होता है? इलायक क्रैस्ट, टिबिया, फिबुला या फीमर? व्हाट आंसर यू विल डू इन दिस क्वेश्चन? यदि ये क्वेश्चन आता है दोस्त तो इन्फेंट्स के लिए पूछा जा रहा है, तो इन्फेंट्स के लिए बोन मैरो बायोप्सी का मोस्ट कॉमन साइट होता है टिबिया, कौन सा? और यदि अडल्ट पूछा जाता तो अडल्ट के लिए मोस्ट कॉमन साइट कौन सा होता है फ्रेंड्स? इलायक क्रेस्ट, ओके। तो इलायक क्रेस्ट इज मोस्ट कॉमन साइट फॉर अडल्ट और टिबिया इज मोस्ट कॉमन फॉर इन्फेंट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एन एनुअल पेप टेस्ट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट इन द पेशेंट, कौन से पेशेंट्स में एनुअली पेप टेस्ट इंपॉर्टेंट होता है और करना चाहिए? आंसर प्लीज। इन विच टेस्ट एनुअल पेप टेस्ट इज इंडिकेटेड? बोलो भाई, अरे बोलो मेरे बब्बर शेरो, क्या आंसर आप लोग करेंगे इस क्वेश्चन का? एनुअल पेप टेस्ट, शाबाश। कई बार हम आपको बता चुके हैं कि जिसको HPV से इन्फेक्शन हुआ था पास्ट में, उसको पेशेंट को सर्वाइकल कैंसर हो सकता है। क्या हो सकता है? सर्वाइकल कैंसर
हो सकता है और सर्वाइकल कैंसर को डिटेक्ट करने के लिए हम पैप टेस्ट करते हैं। और इसीलिए याद रखना दोस्तों, जिनको एचपीवी इन्फेक्शन हुआ हो उसको एनुअली पैप टेस्ट किया जाना चाहिए। क्वेश्चन अच्छा है, लैंग्वेज घुमा के पूछी गई है आपसे। और ये भी पूछा जा सकता था कि सर्वाइकल कैंसर किसके के कारण होता है, एचपीवी की वजह से। तो क्वेश्चन को थोड़ा मॉडिफाई करके पूछा है। फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग? हर हर बुगली, घर घर बुगली। माय डियर फ्रेंड्स, दोस्तों आज हम लोगों का नॉर्सिड प्रिपरेशन का लेक्चर नंबर 9। टुडे वी आर गोइंग टू नो अबाउट द मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम। गुड इवनिंग यू ऑल। तो चलिएगा गाइस, हम बात करते हैं सबसे पहले फ्रैक्चर के बारे में। तो जानिएगा दोस्तों, मस्कुलोस्केलेटल के अंदर फ्रैक्चर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। फ्रैक्चर बहुत इंपॉर्टेंट थिंग है और इससे क्वेश्चन अक्सर बनता रहता है। तो आइए जानते हैं, ब्रेक इन द कंटिन्यूटी फ्रॉम एक्सेसिव फोर्स। यदि अगर दोस्त किसी भी बॉन के ऊपर एक्सेसिव फोर्स अगर लगता है तो वो बॉन ब्रेक हो जाता है, यानी उसका कंटिन्यूटी ब्रेक हो जाता है। और इस सिंपल डेफिनेशन से ही हम सीखेंगे कि इसी को फ्रैक्चर कहते हैं। क्लियर? अरे भाई बोलो, अरे भाई बोलो मेरे बब्बर शेरो, लाइक कर दो जल्दी से। जस्ट ध्यान से सुनिएगा। ट्रॉमेटाइज मसल्स, ब्लड वेसल्स एंड नर्व लीडिंग टू इन्फ्लामेशन एंड पॉसिबली हेमरेज। जब कभी भी फ्रैक्चर होता है ना दोस्तों, तो क्या होता है, इस फ्रैक्चर की वजह से जो एक्सटर्नल एक्सेसिव फोर्स लगता है, इसकी वजह से मसल डैमेज हो जाता है। मसल के साथ ब्लड वेसल्स डैमेज हो जाती हैं, नर्व वेसल्स डैमेज हो जाती है और फाइनली इन्फ्लामेशन हो जाएगा और पॉसिबली हो सकता है कि हेमरेज भी हो जाए। क्या हो जाए? हेमरेज भी हो जाए। क्लियर? अरे भाई बोलो, बात समझ गए ना? तो हेमरेज के भी चांसेस होते हैं। आइए जानते हैं इसमें भी सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या होती है, और वो होता है दोस्तों टाइप ऑफ फ्रैक्चर। इन सब के इमेज बेस मैंने ऑलरेडी प्रीवियस लेक्चर में कर रखा है, सुपर लेक्चर लिया हुआ है मस्कुलोस्केलेटल पे। तो प्लीज आप उसको देख लेना, बिकॉज नॉर्सेट देना है तो जो मैं सजेस्ट कर रहा हूं उन लेक्चर्स को परफेक्ट करके ही जाना। क्लियर है? अरे भाई बोलो, क्लियर? हाँ, ऑमिनस साइन कहते हैं पल्स प्रेशर का डिफरेंस यदि अगर 50 से ज़्यादा आ रहा है उसे ऑमिनस साइन बोला जाता है। क्या बोलते हैं? ऑमिनस साइन। सर एक साइड अपना न्यूरोलॉजी इमेज बेस्ड क्लास में बायलेटरल डायलेटरल फ्लैक्स प्यूपिल को ऑमिनस साइन बता रखा है। प्लीज़ मेरा कन्फ्यूज़न दूर करो। जो सिंपली उस लेक्चर के अंदर बता रखा है उसे भी ऑमिनस साइन कहते हैं, लेकिन यहां पर जब आप इस रेफरेंस में बात करोगे न्यूरो के रेफरेंस में, तो इस कंडीशन को पल्स प्रेशर के एक्सटेंड होने को भी ऑमिनस साइन कहते हैं। क्लियर है? तो जानिए फ्रैक्चर कितने टाइप का होता है। सबसे पहला होता है सिंपल फ्रैक्चर या क्लॉज फ्रैक्चर। दो सिंपल या क्लॉज फ्रैक्चर कब बोलते हैं? जब स्किन डैमेज ना हो। यदि स्किन इंटैक्ट रहता है और बोन फ्रैक्चर हो जाती है तो इसे सिंपल या क्लोज के नाम से जाना जाता है। दो नाम याद रखिएगा। दूसरा कंपाउंड फ्रैक्चर या ओपन फ्रैक्चर तब कहते हैं जब फ्रैगमेंट पेनिट्रेट द स्किन। जब स्किन पेनिट्रेट करके और बोन का टूटा हुआ पार्ट स्किन से बाहर आ जाए तो दिस इज कॉल्ड एज द कंपाउंड या ओपन फ्रैक्चर। क्लियर है? और इस वाले फ्रैक्चर में इन्फेक्शन की संभावना बहुत ज्यादा होती है। तो यदि एग्जामिनर क्वेश्चन करता है विच ऑफ द फॉलोइंग type of the fracture have more chances for infection, then we will answer compound आंसर जाएगा। क्या जाएगा? कंपाउंड। ट्रांसवर्स फ्रैक्चर तब कहते हैं जब स्ट्रेट अक्रॉस, दोस्तों जब स्ट्रेट अक्रॉस बोन के अंदर फ्रैक्चर होता है तो दैट इज कॉल्ड ट्रांसवर्स फ्रैक्चर। देन आफ्टर ऑब्लिक फ्रैक्चर एंगल अक्रॉस, दिस इज ऑब्लिक फ्रैक्चर। Then after spiral twisted around the shaft, this is called as the spiral fracture. Understand? After that, now comminuted fracture, the multiple fragments, यदि bone काफी सारे fragments में break हो गया है तो this type of fracture is called comminuted. Compression fracture तब कहते हैं जब compresses the bone mass. When the fractured bone compresses the bone mass, this is compression. Depressed fragment forced inwards.
depressed fracture. Greenstic fracture is very important. Break partially extend across and then along the length, more common in the children. This question again and again randomly asked in competitive exams. Which is the more common fracture in the children? Then you will answer Greenstic. Now, is the pathological fracture force than normal needed to break the bone due to the increase as porous brittle bone, osteoporosis, metastatic or primary tumor, Paget disease? These are some of condition. In these conditions, the pathological fracture may occurs, or this condition found in case of the multiple myeloma, malignancy of the bone. क्लियर है? नेक्स्ट देखिएगा, साइन सिम्टम क्या होंगे दोस्त फ्रैक्चर के? तो पेन होगा, स्पाज्म, शॉर्टनिंग ऑफ एक्सट्रीमिटी, इकाइमोसिस, ग्रेडिंग साउंड, ग्रेटिंग साउंड्स व्हेन मूव्ड, क्रेपिटस कहते हैं इसको. देन आफ्टर डिक्रीज मोबिलिटी, डिफॉर्मिटी, पैरास्थेसिया, 2 डिग्री नर्व डैमेज, शॉक, 2 डिग्री हेमरेज, फैट एम्बोलिज्म यदि डेवलप हो गया तो क्या क्या फाइंडिंग होगी? डिस्निया होगा, रेस्पिरेशन, पल्स और टेम्परेचर बढ़ेगा, कॉपियस वाइट स्पूटम, क्रैकल. तो क्रैकल एंड डिस्निया किसको इंडिकेट कर रहा है? फैट एम्बोलिज्म को. डिक्रीज द मेंटेशन, बकल, कंजक्टाइवल और चेस्ट पैचेस. देन कंपार्टमेंट सिंड्रोम यदि अगर हो गया तो फाइंडिंग क्या क्या होगी? इंक्रीज द मसल कंपार्टमेंट प्रेशर, 2 डिग्री एडिमा एंड ब्लीडिंग दैट causes the decreased circulation और tissue hypoxia और increase the pain and damage. यदि दोस्तों पर्टिकुलर किसी कंपार्टमेंट के अंदर प्रेशर बढ़ता है तो उसकी वजह से क्या होगा? ब्लड सप्लाई घटेगी, नर्व सप्लाई घटेगी एंड फाइनली सर्कुलेशन घटते ही टिश्यू का हाइपोक्सिया होगा और पेन एंड डैमेज हो जाता है, पेन बढ़ जाता है. क्लियर है? तो जस्ट ध्यान से देखिएगा, ये बातें सब ऑलरेडी भी मैंने काफ़ी पढ़ा रखे हैं प्रीवियस क्लासेस के अंदर. बोलो भाई, क्लियर है? वर्षा योगी, अरे भाई वर्षा की फ्रेंड अगर मुझे सुन रही है तो वर्षा से ज़रूर बात करिएगा, क्योंकि वर्षा आपकी पक्की फ्रेंड है और आप उससे बात करिए प्लीज़. साहू सर की तरफ से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, मैं खुद रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि ना तोड़ो दोस्ती, ये दोस्ती हम ना छोड़ेंगे. तो याद रखिएगा, ये दोस्ती हम ना छोड़ेंगे. आज मेरे एक किसी साथी स्टूडेंट का एक अच्छा सा कोटेशन उसने मुझे भेजा था, कुछ थॉट भेजा था उसने मेरे लिए, कुछ पोइम लिखी थी, वो भी मैं आप सबको सुना देता हूँ. बहुत अच्छी बात उसने लिखी थी और उसने पर्सनली मुझसे रिक्वेस्ट किया था कि सर प्लीज़ इसको मेरा लाइव क्लास में ज़रूर सुनाना. नाम तो उसने अपना नहीं लिखा था, लेकिन बस लिखा था आपका शिष्य चेतन व्यास. चेतन व्यास यदि अगर सुन रहे हो तो आपकी पोइम सेलेक्ट हो गई है और अभी मैं सुनाने जा रहा हूँ. बस आप ही है इस दुनिया में, आपसा और कोई है कहाँ. अगर हो ना भरोसा बात में तो आप भी यहाँ, औरों में और मैं भी यहाँ. आपके हुंकार में वो दम है सारी दुनिया भी थम जाए. खुद पर है विश्वास इतना कि एक पल तो क्या वक्त भी बदल जाए. जीवन में सजे हैं कुछ सपने हर हाल में पूरे करने हैं. सागर के नीचे है मोती वो रखने हैं तो रखने हैं. घेरा हो हजारों मुश्किलों का मेहनत के आगे झुकते. सूरज पर छाए बादल भी एक ना एक दिन ढलते छलते छटते हैं. चेतन व्यास, थैंक यू सो मच. आपकी पोएम बहुत ज़बरदस्त है और काफ़ी मोटिवेशनल है स्टूडेंट्स के लिए. उसका जो गहरा अर्थ उसके अंदर छुपा हुआ है, मैं कहूँगा कि सारे स्टूडेंट्स इसको अच्छे से अपनी लाइफ के अंदर यूज़ करें, सुने और इसी की तरह चेतन की तरह मोटिवेट रहें और मोटिवेट रहकर अपने मंजिल की तरफ बढ़ते रहें, निरंतर बढ़ते रहें. क्लियर है? देखिएगा दोस्तों, तो याद रखिएगा यहाँ पर टिश्यू हाइपोक्सिया एंड पेन डैमेज. क्लियर है? मैं फुल डिटेल नहीं पढ़ा रहा हूँ आपको. ट्रीटमेंट क्या करना होता है फ्रैक्चर में? क्लोज रिडक्शन, फ्रैगमेंट अलाइंड एंड स्टेबलाइज विद द कास्ट, स्प्लिंट एंड ट्रैक्शन. तो क्लोज रिडक्शन का मतलब होता है दो ब्रोकन बोन्स को सही अलाइनमेंट में लेकर आना. क्लियर है? तो फ्रैगमेंट्स अलाइंड एंड स्टेबलाइज विद द कास्ट, स्प्लिंट और ट्रैक्शन. आप सबसे पहले टूटे हुए फ्रैगमेंट्स को अलाइन करें, अलाइन करके स्टेबलाइज करिएगा. स्टेबलाइज करने के लिए आप कास्ट यूज में ले सकते हो, स्प्लिंट ले सकते हो या ट्रैक्शन ले सकते हो. फ्रेंड्स, ओपन रिडक्शन और इंटरनल फिक्सेशन जिसका फुल फॉर्म ओरिफ होता है, कई बार एग्जाम में आ जाता है. और ओरिफ करने के लिए आप वायर, पिन, नेल, रोड या प्लेट्स यूज में लेते हो.
हेमीआर्थ्रोप्लास्टी सर्जरी फॉर द फीमर हेड प्रोस्थेसिस, याद रखिए क्वेश्चन आ सकता है। नर्सिंग केयर क्या करना होगा फ्रैक्चर के केस में? इमोबिलाइज यानी डिक्रीज द ट्रॉमा एंड पेन मैनेजमेंट, पेरीफेरल न्यूरोवास्कुलर असेसमेंट, पेरीफेरल पल्स, कलर, टेम्परेचर, कैपिलरी रिफिल टाइम, मोटर सेंसरी फंक्शन। आइए चलते हैं पेशेंट विद द कास्ट जिसको अप्लाई किया हुआ है, ऑन द इंक्रीज ऑन द पिलो, कवर टू ड्राइंग, देन हैंडल विद द पाम्स नॉट द फिंगर टिप। याद रखिए कास्टेड एक्सट्रीमिटी को हमेशा पाम से हैंडल किया जाता है, फिंगर ट्रिप यूज नहीं करें। आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज यानी कि जिसके अंदर जॉइंट मूव ना करे और केवल मसल्स के अंदर एक्सरसाइज करवाया जाए तो इसे आइसोमेट्रिक कहा जाता है। क्लियर है? देन डिक्रीज एट्रोफी, ओडर में इंडिकेट द इन्फेक्शन। यदि कास्टेड एक्सट्रीमिटी के अंदर ओडर आ रहा है, स्मेल आ रहा है, मीन्स ये इन्फेक्शन को इंडिकेट करता है। Then patient with the traction, hang the weight free functional alignment pin care as ordered for the skeleton traction।